everyone, this is Krishna Bhojani and yes, welcome to this amazing GST Vistaar batch. So ये हमारी फर्स्ट ऑफिशियल बैच लॉन्च हुई है जीएसटी की एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये बैच पर ट्रस्ट किया, मुझ पर ट्रस्ट किया एंड ये बैच परचेज करी. सो मैं अपने बारे में पहले कुछ बताती हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगी एंड देन हम इस बैच के बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे कैसे हम अप्रोच रखने वाले हैं, कब तक ये बैच कंप्लीट होगी एंड सारी चीजें. ठीक है. सो या माई सेल्फ सी कृष्णा भुजानी एंड मैं नवंबर 2024 में मेरा सीए फाइनल का एग्जाम्स क्लियर हुआ था एंड मेरी जो आर्टिकलशिप है ना वो HNA हीरे गंगन एसोसिएट्स कंपनी एंड LLP से हुई है जो स्पेशलाइज्ड है इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. ओके, इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स. सो आप देखो मेरी आर्टिकलशिप हुई है पूरी जीएसटी में. सो वहां पर सारा की सारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना है ना, लिस्टेड कंपनी के साथ काम करना, ये सब मेरा एक्सपीरियंस रहा है. अलॉन्ग विद दैट ओवर द टाइम मुझे ऐसे टीचिंग स्किल्स एंड जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, स्टेज में बोलना हो, ट्रेनिंग्स लेनी हो, इस पे काफी इंटरेस्ट था. सो मैंने क्या किया था, बिफोर बिकमिंग अ सीए आई फर्स्ट took training for whom? Training of GST inspectors. मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जीएसटी इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग ले सकूं, तो दैट वाज माय फर्स्ट 2.5 आवर्स लाइक 2.5 घंटे का सेशन था. सो तब से थोड़ा और कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि यस मुझे लोग सुन सकते हैं, मेरी टीचिंग स्किल्स है ना, जो कंसेप्ट को पूरा प्रॉपरली इजी वे पे लोगों को समझाना हो, वो स्किल मैं अपने ऊपर डेवलप कर रही थी एंड वो थी. ठीक है. सो या इस तरीके से मैंने अपना पूरा जो फोकस है वो जीएसटी के अराउंड रखा. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट माय फादर, माय पापा इज आल्सो अ जीएसटी सुपरिटेंडेंट. सो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि ये तो मैम एकदम न्यू है, इनका तो फर्स्ट बैच है, पता नहीं कैसे पढ़ाएगी एंड ऑल. अगर आप लोग यूट्यूब पे ये लेक्चर देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप जो 4-5 लेक्चर में फ्रीली अवेलेबल करूंगी, आप लोग देखिए देन डिसाइड कीजिएगा. बट जिन्होंने पहले मुझसे यूट्यूब में फ्री पढ़ रखा है, मैंने जो अपनी जीएसटी एक्सप्रेस बैच थी वो पूरी फ्री अवेलेबल करी थी यूट्यूब पे. सो वहां से काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया स्टूडेंट्स का एंड मुझे भी कॉन्फिडेंस फील हुआ कि यस स्टूडेंट्स आर लाइकिंग माई टीचिंग स्किल्स. ठीक है. स्टूडेंट्स आर लाइकिंग माई नोट्स, everything. So this is how I step into teaching just after clearing my exams. So मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाया करती थी, along with that मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही थी ताकि आप लोगों को मैं प्रॉपर बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ा सकूं एंड नोट्स भी प्रोवाइड कर सकूं. ठीक है. सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ मी एंड नाउ बैच के बारे में अपन समझते हैं. सो बच्चों देखो, विस्तार बैच मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी इन डेप्थ रेगुलर बैच ऑफ जीएसटी. हमारा अप्रोच सिर्फ एग्जाम में पास होने का नहीं है. आपको पता होगा कि आपके पास टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, राइट. सीए इंटर लेवल पे 100 मार्क्स का टैक्सेशन का पेपर होता है जिसमें कि जो 50 मार्क्स है वो होते हैं आपके डायरेक्ट टैक्स के और जो 50 मार्क्स है वो होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स के. करेक्ट है? यस मैम. अब ये जो डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का है, ये आईडीटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में दिस इज वेरी लेंदी. ओके, दिस इज वेरी लेंदी. बट ये आईडीटी जो हमारा हम जीएसटी पढ़ने वाले हैं सीए इंटर लेवल पर, ये कंपैरेटिवली उतना ज्यादा लेंदी नहीं है. ठीक है. दिस इज इजी टू गो. दिस इज व्हाट सर? दिस इज इजी टू गो. लेकिन चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं है, आपको प्रोविजंस नहीं पता, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चंस की, आपको क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आता, आप इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो, तो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इजी हो, चाहे वो लेंदी हो, चाहे वो कैसा भी सब्जेक्ट हो, आप एग्जाम में परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे. अग्रीड? अग्रीड मैम. तो आप चाहे इनकम टैक्स जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है
आपके सीए इंटर पे 50 मार्क्स का, और चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम जीएसटी पढ़ने वाले हैं, ये दोनों ही आप फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। करेक्ट है? यस। तो ये आप लोग जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपको मैं जीरो लेवल से लेकर जाऊंगी। मुझे पता है और मैं ये अज्यूम भी करूंगी कि आपको छोटी से छोटी चीज भी नहीं पता, वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? सो अगर आप देखोगे कि आपको भी पता है कि एग्जाम सीए की क्लियर करना इतना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, और क्योंकि इतना सा टाइम है और कोर्स इतना बड़ा, तो कोर्स इतना बड़ा है तो उसको अपने को पूरा कंपाइल करके, है ना, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके, टेस्ट देखकर अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम देने जाना है। ठीक है? सो हमारा जो स्ट्रैटेजी है ना वो एकदम स्मार्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। मतलब मैम हमको अगर टैक्सेशन में एग्जेम्पशन स्कोर करना है, क्योंकि काफी बच्चे बोलते हैं कि टैक्सेशन तो बहुत टफ सब्जेक्ट है और इसमें एग्जेम्पशन तो क्या पास हो जाओ तो ही बड़ी बात है, बट नहीं, एग्जेम्पशन आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। कैसे? स्ट्रैटेजी देखना। डायरेक्ट टैक्स अ बिट लेंदी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू जीएसटी। सो हमारा फोकस ऑब्वियसली दोनों में रखेंगे, बट हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि जीएसटी तो इजी है, बाद में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। नहीं, मैंने जो बताया अच्छे से नहीं करोगे चाहे कोई भी सब्जेक्ट तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है? सो जो आईडीटी है ना, इस पे आराम से मतलब कंसिस्टेंसी के साथ अगर रोज पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आराम से आपका 40 से 45 प्लस आउट ऑफ 50 आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है? यस मैम। तो अगर आप मान लो 50 में से आपका 45 आ जाता है आईडीटी में, तो पास तो आप वैसे ही हो, और साथ में आपको जो बोनस मार्क्स है वो किधर से मिल जाएंगे? डायरेक्ट टैक्स से। तो चलो पास होने का क्राइटेरिया तो क्लियर हो गया, हम पास हो जाएंगे। बट क्या हमें सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है? क्या हमें इंटर लेवल क्लियर करने के बाद ऑफिस जाना है ना, आर्टिकलशिप करनी है ना? यस मैम, करनी है। अच्छी जगह से करनी है, इंटरव्यूज होंगे, आप जब ज्वाइन करोगे आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, आपको पूरा प्रैक्टिकल वर्किंग करना पड़ेगा, ये सारी चीजें होगी। सो अगर आपको पहले से ही बेसिक प्रॉपर नॉलेज है, चाहे डीटी का हो चाहे आईडीटी दैट इज जीएसटी का हो, तो सोचो आपका इंप्रेशन जो है वो अपने ऑफिस में कितना अच्छा होगा, आपको खुद इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा। राइट? सो ये चीजें बड़ी जरूरी है, क्योंकि आप जब ऑफिस जाओगे ना, आप जब अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे और आपसे कोई बेसिक सा क्वेश्चन पूछ दिया, कैसे पास हुआ है, क्यों पास कर दिए इसको, ऐसी चीजें नहीं सुनने मिलनी चाहिए। तो हमारा फोकस पेपर में पास होने का है, बिल्कुल है, वो तो हो नहीं है, बट सेकंड जो फोकस है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का है। ठीक है? सो इसीलिए मेरा फोकस ऐसा नहीं रहेगा कि मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में स्क्रिबल करा के और सिर्फ रिवाइज करवाऊं छोटी छोटी चीजें एंड वो आप फिर एग्जाम देने जाओ और पास हो जाओ, बट उसके बाद आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अगर सब्जेक्ट की, तो आगे आपका क्या यूज? राइट? आपकी नॉलेज का आप कैसे अच्छे से यूज करोगे? तो इसके लिए मेरी जो है ना 3 बुक, मतलब एक तो उसमें से क्वेश्चन बैंक रहने वाली है, बाकी कंसेप्ट बुक जो इन डेप्थ मैंने बनाई है। ठीक है? एंड वो अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ी, आप मेरे साथ, ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसका नाम मैंने रखा है जीएसटी विस्तार बुक। एंड उसके बाद क्योंकि हमें एग्जाम में क्लियर भी करना है, तो जब लास्ट में आपको क्विक रिवीजन करना रहेगा ना, तो आप मेरी सार बुक दैट इज समरी बुक जो है वो क्या कर सकते हो सर? रेफर कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊं क्या, ये देखो, दिस इज माई कंसेप्ट बुक जीएसटी विस्तार बुक। हम हर चीज इन डेप्थ जो है वो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है? अलॉन्ग विद दैट ऑल दी एग्जाम्पल्स आई क्वोटेड हियर। राइट? तो आपको कहीं पर भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे से बिल्ट होगी। करेक्ट है? यस मैम। फिर मेरी आती है जीएसटी की सार बुक, जिसमें मैंने काफी अच्छी तरीके से, और उसमें भी नहीं कि बहुत ही शॉर्ट लिखा है, बट हाँ, सिर्फ आप ये पढ़ के क्या एग्जाम देने चले जाओगे क्या? नहीं, आप पहले इस बुक से हम पूरी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इन डेप्थ नॉलेज लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड रिवीजन के लिए क्या यूज करेंगे? हमारी जीएसटी की सार बुक। डन?
ठीक है मैम, समझ गए। तो हमारे पास रहने वाली है टोटल 3 बुक, ये समरी बुक और क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में जितने भी ICAI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, जितने भी पास्ट ईयर, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, ये सारे क्वेश्चंस तो रहने ही वाले हैं, MTP। एंड अलोंग विद दिस, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने क्या किया है, टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स दिए। मैम मतलब ये कि मैंने एक टॉपिक आपको GST का पढ़ाया, एंड ये टॉपिक करने के बाद हम तुरंत किधर जाएंगे, इस क्वेश्चन बैंक में जिसमें इस टॉपिक का एग्जाम्पल लिखा होगा। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो भी साथ साथ होते जाएगा। करेक्ट है, करेक्ट है मैम। अब अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, आपका जो 50 मार्क्स का IDT का पेपर होने वाला है, इसमें से 30% MCQs रहेंगे, 70% क्या रहेगा सर आपका थ्योरी, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। तो आपका 15 मार्क्स का MCQ एंड 35 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो क्या मैम हम सिर्फ इस पे फोकस करना चाहिए, हमें क्या सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे फोकस करना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। MCQ अब हर अटेम्प्ट में, हर पेपर में जो है वो पूछने लगा है 30%। ठीक है, तो ये जो MCQ है ना, इसको आप एकदम अच्छे से कब कर पाओगे, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड होगी, राइट? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही सॉलिड होने वाली है। तो आप सोचो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आएंगे आपके MCQ, जो केस सिनेरियोस पूछे जाएंगे, उसमें से अगर आपने मान लो 12+ सिक्योर कर लिया, तो फिर इसमें से कितना आसान है 30+ सिक्योर करना। आपके वैसे ही क्या आ जाएंगे, 42+ मार्क्स आ जाने वाले। मैम इतना इजी है क्या 30+ सिक्योर करना? इतना इजी है 45+ सिक्योर करना? यस, इजी कब है, जब आप मेरी बात मानकर, जैसे जैसे मैं आपको होमवर्क दूंगी, जो जो मैं आपको बोलूंगी करने, और ये जो पूरी बैच है, दिमाग कान आंख सब खोल के आपको पढ़ना है। ठीक है, सो ये अगर आपने मेरे साथ साथ किया, प्रॉपर मेरी बात सुनी, बहुत ही आसानी से आपका 45+ जो है वो सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम, हम आपकी बात मान लेंगे और माननी पड़ेगी ही। डाउट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो। मैं जैसे जैसे फ्री होंगी आपको उसका जो है वो क्वेरी जो है वो रिजॉल्व करते जाऊंगी। ठीक है, ठीक है मैम। तो यहां तक आपको समझ आया ना कि हम क्या अप्रोच रखने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैम एक इंपॉर्टेंट बात आपने नहीं बताई है, कंप्लीट कब तक होगी बैच? हमारे पास ना इतना समय नहीं है, मुझे पता है आप लोग के पास, आप लोग बहुत बिजी हो, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो 50 मार्क्स का जो हमारा IDT रहने वाला है, टोटल 15 चैप्टर्स है इसमें। ठीक है, एंड हम पूरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं अलोंग विथ द चैप्टर्स। ठीक है, तो I will take around 60 lectures, around 60 to 70 lectures। ज्यादा मैं नहीं एक्सटेंड करूंगी, कोशिश करूंगी कि विद इन 60 लेक्चर्स ही हमारा पूरा की पूरा GST कंप्लीटली पूरा अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, सो बैच कंप्लीशन की चिंता मत करो आप, मुझे भी पता है द टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगी कि मैं जिस दिन लास्ट अपना लेक्चर लूंगी, उस दिन आप टॉप नॉच कॉन्फिडेंस पे रहोगे कि यस मैम, हमारा GST तो आपके साथ साथ ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज माइन। बट मैं चाहती हूं कि आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से जो है वो फुलफिल कीजिएगा। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? डेली जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगी, डेली उसको आपको 30 मिनट्स देकर क्या करना है सर? रिवाइज करना है। ज्यादा होमवर्क भी नहीं दूंगी, हम सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। बट हाँ, मुझे पता है कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे 10 क्वेश्चंस है, मैं 8 क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगी, मैं 2 क्वेश्चंस का क्या करूंगी, होमवर्क दूंगी, जो आपको लिखकर आना है। ठीक है, ठीक है मैम।
तो देखो ये जो मेरी 3 बुक्स रहने वाली है उसके साथ आपकी एक कॉपी मेंटेन होनी चाहिए, और उस कॉपी में आप क्या करोगे, डेली का जो होमवर्क है आपने वो करना है, और आप चाहे तो एक और छोटी कॉपी बना सकते हो जिसमें डेली मेरे साथ आप रिवीजन करोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कीवर्ड्स लिखोगे आपकी रिवीजन बुक में, रिवीजन कॉपी में, ठीक है। एंड उसके साथ साथ मैं आपको यहां पर जो बोर्ड नोट्स में कुछ अगर एग्जांपल्स ऐसे लिखवाती हूं, अगर आपको वो चाहते हो कि वो आप लिखो तो उसके लिए भी आप ये कॉपी का यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है मैम, कैलकुलेटर लेके बैठना है क्या? बिल्कुल बैठना है, बिना कैलकुलेटर लिए नहीं आना है। ये सारी चीजें क्लियर होती है? क्लियर होती है। तो हमारा आज का जो मेन बैच का डिस्कशन था मैंने वो कर दिया, मेरे बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जान चुके हो, ठीक है। सो आगे आपको जहां पर जो भी डाउट्स आते हैं फील फ्री टू आस्क मी, चाहे आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप में आप भेजो, ठीक है, या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट में भेजो। मेरा इंस्टाग्राम का जो ऑफिशियल पब्लिक आईडी है वो है आप लोगों के पास, वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई करूं, आपके जो क्वेरीज है वो सॉल्व करूं, बट आई मस्ट टेल यू दैट इट शुड बी रिलेटेड टू योर स्टडीज। कैसे गाइडेंस, क्या कुछ जरूरी है, आपको गाइडेंस चाहिए, ये सारी चीजें। अननेसेसरी फालतू के कमेंट्स मैं एंटरटेन नहीं करने वाली, ठीक है। यस मैम। तो अब डिस्कशन हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब हम क्या करेंगे, शुभारंभ करेंगे हमारी बैच का, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू यू, एंड आप लोग भी मुझे बेस्ट विशेस देना, आप लोग मुझे कमेंट्स करके और मुझे रिव्यू जरूर बताना धीरे धीरे जब आप क्लासेस करते जाओगे मेरे साथ, ठीक है। ठीक है मैम, चलो अभी बुक से नहीं पढ़ेंगे, आज का जो है ना एकदम ओवरव्यू बेस क्रिएट करने वाला बैच है, क्योंकि आपको एकदम ABCD सिखानी पड़ेगी जीएसटी की, है ना। आपको कुछ नहीं पता कि क्या जीएसटी क्या है, मुझे नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम इंटर का अटेम्प्ट देने वाले हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, बैच का इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब हम जीएसटी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सो शुरू करते हैं हम, क्योंकि टैक्स पढ़ रहे हैं तो टैक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। किसको किसको पता है कि टैक्स क्या होता है? आपने 11th 12th में कभी ना कभी सुना होगा टैक्स हम पे करते हैं। हम क्यों पे करते हैं, गवर्नमेंट हमको क्यों बोलती है पे करने के लिए, एंड ये जो टैक्स है क्या हमारी इच्छा से हम पे करते हैं कि हमको जबरदस्ती पे करना ही पड़ता है, क्या वो मैंडेटरी है कि हमको पे करना है? तो देखो टैक्स जो है वो पैसा है, पैसे की जरूरत है किसको? सरकार को, गवर्नमेंट को जरूरत है। क्यों? ताकि गवर्नमेंट हमें क्या कर सके, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। काफी सारे सेक्टर्स है ना, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, फिर आपका डिफेंस सेक्टर हो गया, राइट, डिफेंस सेक्टर हो गया, एंड चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आपका रोड बनाना हो, है ना, हाईवेज बनाने हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। अब आपको देखो रियलिटी पता है कि हमारा पैसा कैसे यूज होता है, क्या होता है, जो भी है, बट बेसिक जो मकसद है, हमारे से गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? ताकि हमें ये सारी सर्विसेज वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर सके, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, ओके, बट ये समझा आपको कि हम ये मनी पे करते गवर्नमेंट को। तो आप सोचो गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट है उसका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्स है, करेक्ट है। गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स है, गवर्नमेंट कैसे छोड़ दे, है ना। अगर गवर्नमेंट को कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है ना तो वो किसको पकड़ेगी? हम सिटीजन्स को ही तो पकड़ा जाएगा। हम सिटीजन्स से पैसे लेकर हम ये पैसे किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे। फिर ये गवर्नमेंट हमें क्या देगी? सर्विसेज देगी, करेक्ट? यस मैम, करेक्ट। अब टैक्स भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स, राइट? यस मैम। तो ये जो दोनों टैक्सेस है ना, क्या डिफरेंस है, किसी को पता है क्या? देखो दोनों में क्या डिफरेंस है।
दोनों में ये डिफरेंस है कि फॉर एग्जाम्पल आप सीए बन गए, ठीक है, एंड उसके बाद आपकी क्या लग गई, जॉब लग गई, फिर आपको मंथली क्या आने लग गई, सैलरी आने लगी पर मंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पैकेज लगा है मान लो 15 lakhs पर एनम का, ठीक है। अब क्या आपको फुल 15 lakhs इन हैंड आने वाले हैं क्या? नो मैम, हमको इन हैंड नहीं आएंगे। मतलब आपको जब मंथली सैलरी मिलेगी ना, तो उसमें से गवर्नमेंट पहले ही क्या काट लेगी, टीडीएस काट लेगी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जिसने डीटी पढ़ रखा होगा उसको पता होगा, जो नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, सैलरी में से कुछ पोर्शन आपका टीडीएस का काट लेती है एंड नेट सैलरी आपको दी जाती है। समझ आई बात? यस मैम। तो आप बताना कि आपको 15 lakhs पर एनम में जो है वो टैक्स जो पे करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। मतलब आपकी इनकम पर टैक्स लग रहा है। यस यस। तो आपकी जो इनकम पर टैक्स लग रहा है ये स्लैब बेसिस पर होता है, स्लैब रेट्स बेसिस पर। मतलब जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है सर, आपका टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। तो इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ता जाएगा। मतलब मान लो कि मेरी इनकम अभी सिर्फ 3 lakhs पर एनम है। कितनी इनकम है मेरी? 3 lakhs पर एनम है। अब अगर आप न्यू रिजीम में जाते हो, अलग अलग रिजीम्स होती है, जो भी है आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना कि अगर 3 lakhs पर एनम मेरी इनकम है तो क्या मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा क्या? तो वहां पर मैं आ जाऊंगी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में। किसमें आ जाऊंगी मैं? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में आ जाऊंगी। मतलब मुझे टैक्स नहीं पे करना। लेकिन आपकी जब जॉब लग जाएगी, आपकी जो सैलरी आपको मिल रही है 15 lakhs पर एनम, यहां पर आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब इसमें हमको ये बात समझ आई कि इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को ज्यादा, ठीक है। तो इनकम किसकी है? मान लो कृष्णा की। इनकम किसकी है? कृष्णा की इनकम है। टैक्स कौन पे कर रहा है? कृष्णा ही पे कर रही है। टैक्स पेड बाय कृष्णा, ठीक है। मेरी इनकम है, मैं टैक्स पे कर रही हूं। अब यहां पर मैं आपको एक वर्ड का इंट्रोड्यूस करवाती हूं, लेवी। मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लेवी किया है, मतलब टैक्स इंपोज किया है। क्या किया है सर? टैक्स इंपोज किया है मेरे ऊपर। एंड ये जो टैक्स लेवी हुआ है मेरे ऊपर, बर्डन बर्डन किसका है टैक्स पे करने का? मेरा। किसका बर्डन है? मेरा ही बर्डन है कि मुझे टैक्स पे करना है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब जो टैक्स का लेवी है वो भी मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर ही इंपोज किया गया है। एंड बर्डन भी किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। मतलब डायरेक्टली जो इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स का बर्डन है वो जिसकी इनकम है उस पर ही है और उसको टैक्स पे करना है। उसको तकलीफ होगा कि यार मुझे टैक्स पे करना है, मेरी ही इनकम है, आधी इनकम मेरे हाथ में आएगी, क्या ही फायदा, ये वो जो भी है। तो जो दुख होने वाला है वो मुझे होने वाला है। करेक्ट? यस करेक्ट। ये हमने थोड़ा बहुत समझा कि डायरेक्ट टैक्स कैसे होता है, क्या होता है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। हमको पता होना चाहिए ना कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आप लोग से पूछेगा कोई कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आप लोग बोल दोगे जीएसटी, थप्पड़ ही पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? उसका एग्जाम्पल है एक तरीके का जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज, ये सब है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो मैं पहले आपको इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब बताती हूं कि वो होता क्या है। सो देखो यहां पर अभी फॉर एग्जाम्पल मैं कृष्णा, ठीक है, एंड राधिका मर्चेंट, जानते होंगे आप सब लोग राधिका अंबानी जी को, राधिका दीदी को जानते हो ना। हम दोनों गए मॉल, क्यों? हमको शॉपिंग करनी है।
ठीक है। अभी मेरी इनकम तो पता है कि बहुत कम है, ठीक है, मेरी इनकम तो बहुत ही कम है, एंड इनकी इनकम का तो आपको अंदाजा है ही कि कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, मैंने क्लोथ्स लिए, ठीक है, मैंने मान लो जीन्स लिया, टॉप लिया, ये सब लिया, ठीक है, एंड राधिका दीदी ने भी कुछ क्लोथ्स लिए, ठीक है। अब एक बात बताना, फॉर एग्जाम्पल आपने ना देखा होगा कि आप कुछ भी चीज परचेस करने जाओ, फॉर एग्जाम्पल आप ये कैलकुलेटर परचेस करने गए, तो यहां पर जब आप पेमेंट करोगे कैलकुलेटर का, तो हो सकता है कि आपके वो जो कैलकुलेटर का बॉक्स होगा ना, वहां पर लिखा होगा कि एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या लिखा होगा? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब आपको पता भी नहीं है और आप टैक्स पेमेंट करके आ रहे हो उस शॉप वाले को कि आपने कितना टैक्स पे किया है, जो भी है। तो मैं जो जीएसटी, अब ये जो यहां पर एमआरपी लिखा है, ठीक है, एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो मैंने जो क्लोथ्स परचेज किए, फॉर एग्जांपल मैंने किए 1000 के क्लोथ्स परचेज, जिसमें मान लो अभी के लिए फॉर इजी सिंप्लीफाइड पर्पस 5% जीएसटी लगता है। सो 1000 का 5% कितना होता है बच्चों? 50 रुपीज। मतलब मैं शॉपकीपर को पता है कितना पे करके आई हूं? 1050, इतना पेमेंट करके आई हूं। और यहां पर लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ओके मैम। अब हमारी जो राधिका दीदी है ना, हमारी जो राधिका दीदी है, इन्होंने भी क्लोथ्स परचेस किए हैं, और इन्होंने जो है ना वो परचेस किए, मान लो 10 लाख के क्लोथ्स परचेस किए हैं, एंड इसमें इनका कितना परसेंट जीएसटी लगेगा? 5%। सो 10 लाख का 5% कितना होगा? 10 लाख का 5% होगा 50 के, दैट इज 50,000। अब इन्होंने टोटल कितना पेमेंट किया शॉपकीपर को? 10,50,000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस लगा आप लोगों को? चाहे मैं हूं, चाहे राधिका दीदी है, चाहे मैं हूं या फिर चाहे राधिका दीदी है, जीएसटी का रेट दोनों के केस में कितना लगा? 5% लगा। हम ये नहीं देखेंगे कि कृष्णा को कम इनकम है तो हम इनसे चलो छोड़ो टैक्स नहीं लेते हैं, हम राधिका दीदी से सारा टैक्स वसूल कर लेंगे। नहीं, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसमें ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला अमीर है कि गरीब है, टैक्स रेट सबके लिए इक्वल रहता है। करेक्ट? यस मैम, करेक्ट। अब यहां पर जो हमने वर्ड्स पढ़े थे ना, कौन से वर्ड्स? लेवी एंड कलेक्शन वाले वर्ड्स। लेवी एंड जो कलेक्शन वाला वर्ड हमने पढ़ा था, मतलब क्या कि जो गवर्नमेंट है वो, हम मॉल गए थे ना, टैक्स मॉल ले गए थे क्लोथ्स लेने के लिए, तो गवर्नमेंट ने मॉल के ऊपर जो है वो टैक्स लेवी किया है, टैक्स इंपोज किया है, एंड मॉल हमें क्या बेच रहा है? क्लोथ्स बेच रहा है। मॉल में जो शॉप है वो हमें क्या बेच रहे? क्लोथ्स बेच रहे, ठीक है। तो कस्टमर कौन है? मैं हूं। कस्टमर कौन है? राधिका दीदी है। अब मतलब कृष्णा से कितना लिया? कृष्णा से लिया गया 1050, और राधिका से लिया गया कितना? 10,50,000। अब ये जो मॉल है ना, वो जो कृष्णा से 1050 लिया, अभी देखो गवर्नमेंट ने टैक्स किसके ऊपर लेवी किया है? मॉल के ऊपर। मतलब मॉल को, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? टैक्स जिसके ऊपर लेवी किया जाता है उसको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या मॉल अपनी जेब से पैसा देगा क्या? अपनी जेब से टैक्स देगा क्या? नो, नो। किसकी जेब से देगा? हम बैठे हैं ना, हमने दिया ना उनको इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये जो 50 है, ये जो 50 मुझसे लेगा मॉल, एंड फिर ये 50 किसको देगा? वो गवर्नमेंट को देगा।
खुद की जेब से नहीं देगा वो। एंड जो राधिका से 50,000 का जीएसटी लिया है वो मॉल को राधिका पे करेगी एंड मॉल आगे वो क्या कर देगा 50,000 गवर्नमेंट को पे कर देगा। एंड खुद इसके पास क्या रहेगा, वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू रहेगी जिसमें 1,000 जो मैंने पे किया था और 10 lakhs जो राधिका ने पे किया था। बचा हुआ जो पोर्शन था ना, ये दोनों अमाउंट्स ये गवर्नमेंट को चला जाएगा। अब आप लोग बताना मुझे, जस्ट अ सेकेंड, मतलब लेवी किसके ऊपर हो रहा है, मॉल के ऊपर, लेकिन बर्डन कौन, वो बर्डन किसके ऊपर फॉल हो रहा है, हम कस्टमर्स के ऊपर। मतलब इनके बेचारे नाम में ही क्या लिखा है, कष्ट से जो मर रहा हो। राधिका दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क पड़ेगा, मेरी इनकम देख रहे हो कितनी छोटी सी है, मुझे तो फर्क पड़ेगा, बट कुछ ऑप्शन है क्या, नहीं, हमको तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। करेक्ट है, करेक्ट है मैम। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस समझना चाहिए कि यहां पर जो लेवी हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, उस पर्सन के ऊपर जिसकी इनकम है, और टैक्स भी कौन पे करेगा, मतलब बर्डन किसके ऊपर रहने वाला है, उस ही पर्सन के ऊपर जिसकी इनकम है। बट यहां पर बर्डन कोई अगला व्यक्ति, आगे का व्यक्ति, मतलब कस्टमर बॉर्न करेगा बर्डन, एंड लेवी किसके ऊपर हो रहा है, मॉल के ऊपर, तो मॉल जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। आई होप कि आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ गया होगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का, इन डेप्थ, समझा, ऐसा होता है। तो अब ना दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, बहुत इजी। डायरेक्ट टैक्स में क्या है सर, जो लेवी एंड कलेक्शन है, जो लेवी ऑफ टैक्स है, लेवी ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स, वो किसके ऊपर है, ऑन द सेम पर्सन, ठीक है, ऑन द सेम पर्सन। बट यहां पर ऐसा नहीं है, लेवी ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स नॉट ऑन द सेम पर्सन, नॉट ऑन द सेम पर्सन। ओके, अभी क्लियर हुआ। मतलब यहां पर टैक्स पेड बाय द पर्सन, टैक्स पेड बाय द पर्सन will collect from the customer और कंज्यूमर, जो भी आप लिखना चाहो। समझ आया, हम जो मॉल है वो टैक्स कलेक्ट करेगा मुझसे एंड देन वो गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है, ठीक है मैम। सो ये था आपका पहला डिफरेंस। एंड दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स में मैंने बताया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है। मतलब इसको हम वर्ड दिए हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। किस नेचर का है ये, प्रोग्रेसिव इन नेचर का है। एंड ये जो है ना, यहां पर ऐसा होता है क्या, नहीं, यहां पर सेम रेट ऑफ टैक्स रहता है सबके लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच दे आर अर्निंग। सो सेम रेट ऑफ टैक्स रहता है, और इसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। क्या बोलते हैं इसको हम, रिग्रेसिव इन नेचर। क्लियर, क्लियर। एग्जाम में नहीं पूछेगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, बट क्या मैं आपको तुरंत अगर चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगी और आपको यही चीजें का मतलब नहीं पता, तो कोई सेंस नहीं बनेगा कि मैं आपको आगे पूरा जीएसटी अच्छे से पढ़ाऊं, ठीक है। अब तीसरा हम समझ लेते हैं कि कुछ डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स का, वो है हमारा इनकम टैक्स, एंड यहां पर जीएसटी, कस्टम्स, ठीक है। फिर आगे हम बहुत सारे कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगी आपको, चाहे जैसे वो एक आपका एक्साइज ड्यूटी हो गया, आपका वैट हो गया, सीएसटी हो गया। आई एम अंडरस्टैंडिंग और अज्यूमिंग कि आपको ये सब नहीं पता, आपको अभी ये तो थोड़ा पता चल गया ना, थोड़ा सा पता चल गया, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं मैम, यहां तक हमको कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। ये जो नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, आपको अगर शॉर्ट में लिखना है कॉपी में तो आप इसको रेफर करके लिख सकते हो, ठीक है। यस मैम। सो या
हमने समझ लिया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या डिफरेंस है। अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, एंड उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊंगी। हिस्ट्री में ले जाऊंगी मतलब जीएसटी के आने के पहले ऐसे कौन से टैक्स रिजीम्स थे जिसमें कुछ डेफिशिएंसीज थी, कुछ गड़बड़ थी कि हमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए मेरे को पहले आपको 2-3 वर्ड्स का मतलब बताना है, फिर हम जंप करेंगे किसके ऊपर? हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, चलो। अब आई वॉन्ट यू टू नो कि इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये सब क्या होता है? सो देखो, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा मतलब बताऊंगी एंड देन पहले हिस्ट्री में ले जाना चाहती हूँ, बट उसके लिए मेरे को बताना जरूरी है। इंटर स्टेट सप्लाई पता है आपको क्या होता है? इंटर स्टेट सप्लाई मतलब होता है डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाई करना। मतलब फॉर एग्जाम्पल केबी, कृष्णा भुजानी एंड राधिका मर्चेंट। ठीक है, तो राधिका दीदी जो है ना वो रहती है मान लो मुंबई में, और आपकी जो कृष्णा दीदी है ना वो रहती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब कृष्णा ने क्या किया? राधिका को कुछ गुड्स बेचे, सेल किया। है कृष्णा कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। बेच कहाँ रही है गुड्स? मुंबई में। तो इसको अपन पता है क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, एंड वहीं अगर मान लो कि मैं सेम स्टेट में किसी को कुछ गुड सप्लाई करती हूं तो हम उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। मतलब केबी अगर छत्तीसगढ़ की है और उसने मान लो अपनी कोई फ्रेंड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उस फ्रेंड का नाम क्या है? दामिनी है, तो दामिनी भी किधर रहती है? छत्तीसगढ़ में रहती है। तो ये क्या हो गया? विद इन सेम स्टेट, एंड फिर इसको हम जो है वो टर्म दिए है इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है मैम, ये समझा आपको? समझ गया। अब मुझे आपको बताना है, मैं ये नहीं बताऊंगी कि अभी से जीएसटी का मतलब क्या ये है वो है। सबसे पहले मैं ना आपको समझाना चाहती हूँ कि नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया क्यों पड़ा, क्यों आया, क्यों नीड है, क्यों जरूरत पड़ी जीएसटी लाने की। तो नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, चलो ये समझे? यस मैम, ये समझते। अब अब आप लोगों को पता है क्या ये कौन है? मैम हमको तो पता है, सबको पता होगा आई होप। तो अब ना हमारे जो जेठा भाई है ना, इनको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, इनको क्या स्टार्ट करना है? बिजनेस स्टार्ट करना है। अब इनके पास ना नॉलेज है कि बिजनेस कैसे चलाए, है ना, ये उनका दिमाग है, बट टैक्सेशन, फाइनेंस, ये सब के लिए इनको क्या लग रही है? नीड, हेल्प लग रही है, इनको इसकी हेल्प चाहिए। ठीक है, तो ये जो जेठा भाई है ना ये मेरे पास आए। किसके पास आए? जेठालाल जो है वो कृष्णा के पास आए, क्योंकि कृष्णा कौन है? कृष्णा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट। अब ना जेठा भाई ने मुझसे बोला कि कृष्णा बेन हमको ना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है मान लो। ठीक है, किसका बिजनेस है? इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। तो अब मुझे ये स्टार्ट करना है क्या? मतलब हमको जैसे रॉ मटेरियल्स लेने हैं, हमको कुछ परचेज करना है, हमको फिर आगे कुछ बेचना है, ये सारी चीजें, इसमें क्या टैक्सेशन का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमको कैसे कैसे क्या क्या कंप्लायंस करने पड़ेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला, जेठा भाई आपका जो इंटेंट है और आपको जो बिजनेस स्टार्ट करना है बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, जॉब में कुछ नहीं रखा है ना, ये सब मैंने उनको ज्ञान दिया। एंड देन उसके बाद उनको क्या बोला कि देखो आप अगर कुछ मटेरियल मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, जब आप कुछ मटेरियल मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, कोई इक्विपमेंट खुद से बनाना चाहते हो, तो व्हेन यू वांट टू मैन्युफैक्चर ना, यू हैव टू पे व्हाट? एक्साइज ड्यूटी। व्हाट यू हैव टू पे? यू हैव टू पे द एक्साइज ड्यूटी। फिर अब अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ स्पेस लगेगा, आपको फैक्ट्री लगेगी, आप फैक्ट्री बनाओगे,
है ना। तो आप जब फैक्ट्री बनाने वाले हो या फिर आप रेंट पे लोगे, तो कोई भी आप जब सर्विस अवेल करोगे ना, जब आप सर्विस कोई अवेल करोगे, आप सर्विस लोगे, तब आपको क्या पे करना पड़ जाएगा, आपको तब पे करना पड़ जाएगा सर्विस टैक्स। यहां तक जेठा भाई ने बोला अरे बाप रे, शुरू अच्छे से बिजनेस हुआ नहीं है, तहां तो टैक्स का देना ज्यादा स्टार्ट हो गया। मतलब हम इंसान टैक्स पे करेगा, इंसान टैक्स का कंप्लेंस करेगा कि इंसान बिजनेस करेगा, दिक्कत हो रही थी। ठीक है, मैंने बोला अरे रुको रुको, अभी तो शुरू हुई है पार्टी, अभी आगे देखो। तो फिर अब क्या हुआ ना, फैक्ट्री बना ली, सर्विस ले लिया, तो आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर आपको मान लो कोई रॉ मटेरियल्स जो है वो परचेज करने हैं, ठीक है, कुछ परचेज करना है रॉ मटेरियल्स, ओके, तो अगर आप विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट मतलब मैंने अभी आपको सिखाया, मतलब इंट्रा स्टेट अगर परचेज करते हो, है ना, इंट्रा स्टेट परचेज करते हो, तो आपको पता है, जीएसटी नहीं बता रही मैं, जीएसटी के पहले वाली बातें बता रही हूं। तो जीएसटी के पहले था आपका वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, देखो हमने कितने टैक्स पढ़ लिए, रुको मैं सारे टैक्स को ना रेड पे लिख देती हूँ। मैम वही लड़की वाली बात कर दी आपने, नहीं बेटा, इससे क्या होगा, हाईलाइट होगा एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एंड यहां पर आपको क्या पे करना पड़ जाएगा, वैल्यू एडेड टैक्स पे करना पड़ जाएगा। एंड अगर आप कहीं और से कुछ किसी और स्टेट से परचेस करना चाहते हो, है ना, फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। यस मैम, तो अब इसमें ना आपको वैट नहीं पे करना है, आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स पे करना है, ठीक है, सीएसटी पे करना है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। फिर ऐसे करते करते मतलब आप देखो, आपका जो सप्लाई चेन है, आपका हर स्टेप में, इन ईच एंड एवरी स्टेप आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ठीक है? जेठा भाई बोलेगा रहने दो बाबा, हमसे ये इतना कंजट नहीं होने वाला। ठीक है, हर स्टेज में आप टैक्स पे कर रहे हो, राइट, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं अभी आपको सब डिटेल में बताऊंगी, आपको पूरा बेस क्रिएट करवाऊंगी कि हाँ जीएसटी आया क्यों, दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए कि हाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी बाकी टैक्स रिजीम में, जिसके कारण मेरे को जीएसटी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, तो चलो ये एक प्रॉब्लम हो गई कि देयर आर मल्टीपल टैक्सेस, राइट, देयर आर मल्टीपल टैक्सेस, ये प्रॉब्लम थी। अब अपन आते हैं थोड़ा सा पहले सेल्स टैक्स के ऊपर। पहले पता है क्या था? सेल्स टैक्स। फिर ना सेल्स टैक्स में भी कुछ प्रॉब्लम आई, फिर आया वैट, फिर वैट में भी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, फिर क्या आया? जीएसटी आया। तो अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकती हूं, पहले आया सेल्स टैक्स, फिर आया वैल्यू एडेड टैक्स, फिर आया हमारा प्यारा जीएसटी। ठीक है, तो अब पहले हम पता है क्या समझेंगे? पहले हम समझेंगे कि भाई सेल्स टैक्स में क्या प्रॉब्लम थी, क्या ही तकलीफ थी सेल्स टैक्स में। तो आओ मैं बताती हूं सेल्स टैक्स में क्या तकलीफ थी। सो प्रॉब्लम क्या थी, अभी मैं 3 कैरेक्टर्स ले रही हूं एंड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। तो देखो, हमारा पहला कैरेक्टर रहने वाला है बलराम, दूसरा कृष्णा एंड राधा। ठीक है, बलराम कौन है ना? बलराम है मैन्युफैक्चरर। कृष्णा कौन है? सप्लायर, या फिर आप समझ लो रिटेलर। ठीक है, एंड देन ये कौन है? कंज्यूमर। ठीक, ओके मैम। अब ना अपन देखते हैं कि क्या इनकी कॉस्टिंग रह रही है, कैसे टैक्स लग रहा है, ये सारी चीजें। तो मैंने कहा कि बलराम कौन है? मैन्युफैक्चरर है, करेक्ट? यस मैम, करेक्ट। तो ये जो बलराम मैन्युफैक्चरर है ना,
ये क्या करेगा, सामान परचेस करेगा ताकि वो बना सके। तो इसके लिए परचेस प्राइस फॉर एग्जाम्पल हमने रखी 100 रुपीज, ठीक है। ओके, अब क्या परचेस किया होगा सर इसने, रॉ मटेरियल्स परचेस किए होंगे, कितने के सर, 100 रुपीज के, ठीक है। अब इसको और क्या क्या खर्चे लगने वाले, इसको लेबर का खर्चा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल लेबर का खर्चा मैं सिंप्लीफिकेशन के पर्पस के लिए कम अमाउंट रख रही हूँ, ठीक है। फिर लेबर के बाद इनको कौन से खर्चे लगेंगे, ओवरहेड्स लग सकते हैं, ठीक है, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स के बाद ये अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसको बेचेगा। तो लेबर 20, ओवरहेड्स मान लो 10 रुपए लगता है, एंड प्रॉफिट उसने अपना 20 रुपीज ऐड किया, तो आप टोटल करो कितना आएगा, 100, 20, 10 और 20, 150, ठीक है। तो 150 रुपीज वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इस पर क्या लगेगा सर, इस पर लगेगा सेल्स टैक्स। मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए परसेंटेज ले रही हूं 10%, ठीक है। अब सेल्स टैक्स पहले रिजीम में लगा करता था, ठीक है, पहले के टैक्स रिजीम में, तो टोटल कितना आ रहा है 165। ये है सेलिंग प्राइस फॉर बलराम, इतने में वो बेचेगा। बालाराम लिख दिया, वाह, बलराम, ठीक है। अब ना ये परचेस प्राइस किसके लिए बनेगा सर, ये परचेस प्राइस बनेगा कृष्णा के लिए, ठीक है। कृष्णा रॉ मटेरियल कुछ परचेस नहीं करने वाला, कृष्णा ने सीधा ये जो गुड्स बलराम ने बना के बेचे वो उसने परचेस कर लिया, ठीक है। अभी मान लो इसको जो है वो ओवरहेड्स का खर्चा लगता है फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज, ठीक है, एंड प्रॉफिट उसने वही रखा अपना मार्जिन 20 रुपीज का। तो अब बताओ टोटल कितना हो गया, 165 प्लस 35, राइट। तो 165 प्लस 35, इट इज एज सिंपल इज दैट, कितना होता है सर आपका 200, करेक्ट है। यस मैम, एकदम एग्जैक्ट बोल रहे हो आप, इतना ही आने वाला है, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप लोग देखोगे कि इसमें कितना लगेगा, 10% का सेल्स टैक्स इधर भी लगेगा, तो कितना आ रहा है सेल्स टैक्स 20। सो ये आ गया सेलिंग प्राइस फॉर, यहां पर बलराम लिखना सही नहीं रहेगा, सेलिंग प्राइस जो है बलराम के लिए है आपका 165, कृष्णा के लिए है 220। अब ये जो 220 है ना, ये 220 जो है वो परचेज प्राइस है फॉर हुम, परचेज प्राइस फॉर राधा, इतने में राधा रानी हमारी खरीदेगी, ठीक है, ठीक है मैम, समझ गए, समझ गए। क्या इस मॉडल पे आपको कोई दिक्कत लग रही है क्या, कोई नुकसान, बताओ, खुद सोचना, भले पॉज कर सकते हो आप लोग, सोचो कि क्या तकलीफ होगी इसमें, क्या दिक्कत है। तो देखो यहां पर ना क्या दिक्कत है, ये टोटल 150 की वैल्यू आई ना, इस पे सेल्स टैक्स लगा 15 का, सेलिंग प्राइस आ गई 165 की। अब ये 165 कृष्णा ने परचेस किया 165 का, एंड यहां पर टोटल कितना आया 200, एंड देन 200 पे वापस से 10% का सेल्स टैक्स लगा 20 रुपीज, ठीक है। क्या यहां पर आपको ये नहीं लग रहा है कि 150 जो है, 150 की जो वैल्यू है इस पे 2 बार टैक्स लग रहा है, कैसे, एक बार 150 पे 10% का सेल्स टैक्स लगा, एंड अब दोबारा से ये 150 165 में इंक्लूडेड है, फिर ये 165 200 में इंक्लूडेड है, एंड 200 पे 10% का टैक्स लगा। तो क्या ये 150 पे 2 बार 10% का टैक्स लग चुका है, हाँ 2 बार टैक्स लग चुका है। और अगर आप देखोगे ना, ये जो सेल्स टैक्स है 15 रुपए का, ये 15 रुपीज इस 165 में इंक्लूडेड है, फिर ये 15 रुपीज इस 200 पे भी इंक्लूडेड होगा। तो ये 15 भी किस में इंक्लूडेड है सर, 200 में इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब टैक्स पे भी 2 बार टैक्स, टैक्स पे दोबारा से टैक्स, और ये वैल्यू पे भी 2 बार टैक्स। अब सोचो अल्टीमेटली, अब देखो बलराम ने जब कृष्णा को बेचा तो ये 15 रुपीज मिलाकर 165 कृष्णा से ले लिया, कृष्णा ने जब आगे राधा को बेचा तो ये 20 रुपीज टैक्स का मिला के राधा से ले लिया। बेचारी राधा
कितना टैक्स का बर्डन जो है वो उसके ऊपर लेवी हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक ही वैल्यू पे दो बार टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स के ऊपर भी टैक्स मिल रहा है, तो ये बहुत दिक्कत थी सेल्स टैक्स रिजीम में, ठीक है। तो यहां पर अपन ने दो प्रॉब्लम्स और जानी। कौन सी दो प्रॉब्लम्स और हमने जानी, तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी डबल टैक्सेशन की, राइट। हाँ जी, डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम मतलब अगर यहां पर अगर देखोगे तो 150 में दो बार, 150 में दो बार क्या लग रहा है सर, दो बार टैक्स लग रहा है। एंड दूसरी प्रॉब्लम है आपकी टैक्स ऑन टैक्स की, राइट। टैक्स ऑन टैक्स में मतलब जो 15 है रुपीस सेल्स टैक्स, उसमें भी दो बार टैक्स लग रहा है, दोबारा से टैक्स लग रहा है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये वाला जो टैक्स ऑन टैक्स का प्रॉब्लम है ना, इसको हम, वर्ड इसका है कैस्केडिंग इफेक्ट। टैक्स ऑन टैक्स की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हमने समझी सेल्स टैक्स रिजीम में होती थी। अब ये प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए आप ऐसे लिख भी सकते हो, आप अगर अपनी रफ कॉपी जो कॉपी अपने मेंटेन की उसमें लिखना है, तो ये प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम क्या हुआ, उससे वैट इंट्रोड्यूस हुआ, वैट इंट्रोड्यूस्ड। और ये जो वैट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है ना, वो कौन सी प्रॉब्लम एलिमिनेट होगी, सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट लेवल वाली प्रॉब्लम, इंट्रा स्टेट लेवल वाली प्रॉब्लम। इंटर स्टेट लेवल की अभी भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि वैट के इंट्रोडक्शन से ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होती है। अच्छा, आप लोगों को पता है क्या कि वैट का फुल फॉर्म क्या है? यस मैम पता है, वैल्यू एडेड टैक्स, यही होता है, हाँ यही होता है। अब ना वापस से जो सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यूइंग द अबव एग्जांपल। चलो एग्जाम्पल कंटिन्यू करने के पहले ना मुझे आपको दो वर्ड समझाने। एक है आपका इनपुट टैक्स और एक होता है आपका आउटपुट टैक्स। तो ऑब्वियसली मतलब मुझे लगता है कि आपको ये पता होगा, बट नहीं पता है तो इसलिए मैं आपको पूरा जीरो से सिखा रही हूँ। अगर इनपुट टैक्स मैं आगे बताने वाली एग्जाम्पल में जिसमें ये वर्ड का यूज होगा, तो इनपुट टैक्स मतलब क्या होता है, अगर आप कुछ भी गुड्स, कुछ भी चीज परचेज करते हो, परचेज करने को हम नाम देते हैं इनवर्ड सप्लाई। क्या नाम देते हैं? इनवर्ड सप्लाई। तो वट एवर द गुड्स यू आर परचेसिंग, गुड्स परचेज करना, आप इनपुट्स परचेज कर रहे हो। आप क्या परचेज कर रहे हो? आप इनपुट परचेज कर रहे हो। एंड आप जब परचेज करते हो तो क्या इस इनपुट पर आप टैक्स पे करते हो? हाँ जी हम करते हैं, हमसे करवाया जाता है, हमको करना पड़ता है। सो ये जो टैक्स आप पे करते हो ना, वो उस टैक्स को अपन क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। उस टैक्स को अपन इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो इनपुट टैक्स पे किया जाता है इनवर्ड सप्लाई में, परचेज पे। एंड आउटपुट टैक्स कब पे करते हैं सर? आउटवर्ड सप्लाई में, जब आप आगे किसी को सेल करते हो, ठीक है। तो आउटवर्ड सप्लाई पे आउटपुट टैक्स पे किया जाता है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो बलराम ने कृष्णा को क्या किया सर? कुछ सेल किया, ठीक है, कुछ सेल किया, ओके। तो अब कृष्णा के लिए ये इनवर्ड सप्लाई है एंड बलराम के लिए क्या है? ये आउटवर्ड सप्लाई। तो बलराम जो टैक्स आगे पे करेगा गवर्नमेंट को, वो होगा आपका आउटपुट टैक्स। एंड कृष्णा जब परचेज करेगी और बलराम को जो टैक्स पे करेगी, वो कृष्णा के लिए क्या होगा सर? इनपुट टैक्स होगा। समझ आया? हाँ समझ आ गया। अब क्या हम इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। तो देखो
वही एग्जाम्पल है बलराम जी, कृष्णा जी, हाँ जी। सो बलराम एंड कृष्णा, ठीक है। अब देखो, क्या बलराम के लिए, बलराम खुद बना रहा है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल बलराम के लिए परचेज प्राइस अभी निल है, कृष्णा के लिए अभी आगे जो पिछला एग्जांपल है वही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, है ना, लेबर हो गया, ओवरहेड्स हो गए, फिर आपका प्रॉफिट हो गया। तो रॉ मटेरियल आपने मान लो 100 रुपए का, फिर ये 20 रुपए का, फिर ये 10 रुपए का और 20 रुपए का क्या था, प्रॉफिट था, तो ये 150 आया। फिर सेल्स टैक्स लगा था इसमें, करेक्ट है, सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 15, फिर आया 165। ये बनी आपकी सेलिंग प्राइस। क्या बनी आपकी, ये सेलिंग प्राइस बनी जो आप बेचोगे जितने में कृष्णा को, ठीक है। फिर वो अपन ने क्या देखा था कि आपका ओवरहेड्स इसमें मान लो 15 का था, ये 20 का था, तो ये आपका 200 आ गया, ये 20 आ गया, एंड ये 220 जिसमें आप राधा, जिस प्राइस पे राधा को सेल करोगे। ये तो प्रॉब्लम थी, सॉल्व कैसे हुई? देखो, जो मैंने वर्ड इंट्रोड्यूस किया था ना आपको, इनपुट टैक्स, मतलब बलराम 165 कृष्णा से कलेक्ट कर लिया, 15 रुपीज दे दिया आगे गवर्नमेंट को, है ना, एंड उसके बाद दोबारा से क्या हुआ सर, 20 रुपीज जो है वो कृष्णा भी गवर्नमेंट को, कृष्णा आगे पे करेगी, करेक्ट है, यस। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला ना, ये जो वैल्यू एडेड टैक्स का सिस्टम आया उसमें गवर्नमेंट ने ये बोला वैल्यू एडेड टैक्स रिजीम में कि आप अगर, जैसे ही कृष्णा है, ठीक है, कृष्णा इनपुट टैक्स पे करेगी, जो उसने बलराम से परचेज किया था तो उसमें उसका इनपुट टैक्स कितना था सर, 15 का, जो किसने पे किया है, कृष्णा ने पे किया है, किसको, बलराम को, देन बलराम अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे किया। तो ये जो 15 का इनपुट टैक्स आपने गवर्नमेंट को अल्टीमेटली प्रोवाइड किया, ठीक है, किया, हम नहीं मना कर रहे, आप 2 मिनट शांत रहिए, आप गुस्सा मत कीजिए, ठीक है, आप का हम फायदा ही कर रहे हैं, इसलिए तो हम सेल्स टैक्स हटा के फिर वैट में जो नए चेंजेस है ताकि पिछली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसलिए हम ला रहे हैं, राइट। अब कृष्णा जो है उसने आउटपुट में भी तो टैक्स पे किया ना, उसने क्या किया सर, आउटपुट में भी तो टैक्स पे किया, ये 20 आगे गवर्नमेंट को पे किया होगा, जब ये आगे सेल करेगा राधा को तो उस टाइम ये टैक्स कृष्णा गवर्नमेंट को पे करेगा, करेगी वटेवर, ठीक है। तो अब ये 20 भी गवर्नमेंट को, तो ये तो एकदम माता माजी सटकली गवर्नमेंट जी, हमको बताइए कि आपने इसको मतलब सिर्फ पैसे ही हड़पने बैठे हैं ना आप। तो गवर्नमेंट बोलेगी अरे रुको जरा सब्र करो, आउटपुट टैक्स आप पे कर दिए हमको, ठीक है, आपने हमें पहले इनपुट टैक्स भी पे किया था, तो हम क्या करेंगे, आपको इस इनपुट टैक्स का क्रेडिट दे देंगे, एक तरीके से वापस कर देंगे, लो रखो अपने पैसे नहीं चाहिए हमको। तो नेट आपने हमें सिर्फ कितना पे किया, नेट सिर्फ 5 रुपए पे किया। ये जो है ना सॉल्यूशन निकला इस प्रॉब्लम का जो सेल्स टैक्स में होती थी। क्या क्लियर हुआ कि आपको, क्या पता चला कि आपको कि मैंने क्यों पहले इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स का मतलब बताया, है ना। तो ये इनपुट टैक्स 15 रुपीज का कौन पे किया था, गवर्नमेंट, कृष्णा ने अल्टीमेटली बलराम को, बलराम ने गवर्नमेंट को। तो कृष्णा ने 15 अपने जेब से पे किया, मान लो जेब से मतलब अल्टीमेटली वो राधा ही से ही वसूलेंगे सब, बट अभी मैं आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स 15 कृष्णा ने पे किया, आउटपुट टैक्स भी 20 का कृष्णा ने पे किया। तो इनपुट टैक्स जो कृष्णा ने गवर्नमेंट को पे किया था उसका क्या मिल जाएगा, उसको क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट टैक्स का क्रेडिट, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ITC जिसको बोलते हैं। तो ये 5 नेट ओनली गवर्नमेंट को पे हुआ है। समझ आई बात, है ना। अब ना ये ध्यान रखना, ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ, मतलब अगर आप यहां पर लिखना चाहो, रुको, यहां पर आप लिखना चाहो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको कितने का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, 15 का। मतलब ये नेट गवर्नमेंट को सिर्फ कितना पे करेगा सर,
net tax paid to the government will be 20 minus 15, that is 5. I hope you got this point. ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से मतलब आप लोगों का बेस बना रही हूं ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, अपन हर चैप्टर ऐसे ही करेंगे. क्यों 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 पहले अपन सब समझेंगे एंड देन आगे अपन प्रोसीड करते जाएंगे. समझ आई बात? तो अब मैं अगर यहां पर लिखूं कि प्रॉब्लम एट इंट्रा स्टेट लेवल, ये प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व्ड हो गई. बट एट इंटर स्टेट लेवल क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी क्या? नहीं ना. एट इंटर स्टेट लेवल प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड. ठीक है, अब हमारा GST का इंट्रोडक्शन होता है जहां पर इंटर स्टेट लेवल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है. तो सबसे पहले ना मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगी इंटर स्टेट लेवल पर क्यों हो रही थी. ठीक है, फिर हम GST में देखेंगे कि कैसे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है एंड आगे फिर मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी. ठीक है, ठीक है मैम. चलो, तो प्रॉब्लम क्या थी एट इंटर स्टेट लेवल? पहले बताती हूं मैं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी. प्रॉब्लम क्या थी एट इंटर स्टेट लेवल? सो प्रॉब्लम ना ये हो रही थी, मैं आपको यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करवाती हूँ. अब यहाँ पर मैं ये ऐड कर रही हूँ कि जो बलराम है वो फॉर एग्जाम्पल भोपाल के रहने वाले हैं. जो कृष्णा है ना वो फॉर एग्जाम्पल कोलकाता के रहने वाले हैं. एंड जो राधा है वो मान लो राजस्थान के रहने वाले. ठीक है, अब ये जो हमने चेन पढ़ा था क्या, कि जब बलराम कृष्णा को कुछ गुड्स सेल करेगा तो कृष्णा जो है वो वैल्यू प्लस GST पे करेगी किसको? बलराम को. एंड देन बलराम किसको पे करेगा सर? गवर्नमेंट को. ठीक है, ये पढ़ा था. अब ना क्योंकि जो बलराम है वो कहाँ का है? भोपाल का. तो जो बलराम है वो टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को देगा? भोपाल गवर्नमेंट को. समझ आया? ठीक है मैम. अब आगे बढ़ते. कृष्णा किसको सेल करेगा? राधा को. ठीक है, कृष्णा आगे किसको बेचेगा? राधा को. एंड देन राधा विल पे वैल्यू वैल्यू प्लस टैक्स. ठीक है, वैल्यू प्लस टैक्स किसको पे करेगा? कृष्णा को. किसको पे करेगी? कृष्णा को. एंड देन ये जो कृष्णा है ये टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को देगा? क्योंकि कृष्णा कहाँ रहने वाला है? कोलकाता का रहने वाला है. तो टैक्स विल गो टू होम? टू द कोलकाता गवर्नमेंट. यहां तक कोई कहानी में परेशानी नहीं? यहां तक तो हमको क्लियर है. अब जो है ना वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता था कि कृष्णा ने जो भी इनपुट टैक्स पे किया है उसका कृष्णा को क्या मिल जाता था? इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता था. अब जब आपने किसी को पैसे दिए हैं तो जब दोगे आप सामने वाले को पैसे तो ही वो वापस कर पाएगा. अगर आपने सामने वाले को पैसे ही नहीं दिए हैं तो आप कैसे उससे वापस मांग सकते हो? ठीक है, तो यहां पर वही फंडा काम आता है. क्या फंडा काम आता है कि कृष्णा ने जो इनपुट टैक्स पे किया है ना कृष्णा ने जो इनपुट टैक्स पे किया है वो कौन सी गवर्नमेंट के पास गया है? वो गया है सर भोपाल गवर्नमेंट के पास. समझ आया बात? अब जब इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए जो यूज करेगा वो अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स. मतलब ऐसा ही होता है ना, जैसे मैंने यहां पर आपको देखो बताया था. ये इनपुट टैक्स क्या था? 15. आउटपुट टैक्स था 20. तो नेट 5 पे हुआ. अब यहां पर जो आउटपुट टैक्स है वो इसने पे किया है किसको? कोलकाता गवर्नमेंट को. पे इसने किया किसको? कृष्णा ने
कोलकाता गवर्नमेंट को। एंड कृष्णा ने इनपुट टैक्स जो पे किया था वो अल्टीमेटली भोपाल गवर्नमेंट के पास गया था, लेकिन इसने पे किया था बलराम को, बलराम ने पे किया था भोपाल गवर्नमेंट में, ठीक है, क्योंकि वो भोपाल का रहने वाला है। और कृष्णा ने एक्चुअल में डायरेक्टली किसको पे किया था आउटपुट टैक्स, अपना कोलकाता गवर्नमेंट को। तो क्योंकि कृष्णा ने भोपाल गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया है, कृष्णा कर रहा है पेमेंट किसको, कोलकाता गवर्नमेंट को, तो क्या उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भोपाल गवर्नमेंट से मिलेगा क्या कृष्णा को, बताओ? नहीं जी, नहीं मिलेगा। समझ आया? ये दिक्कत हो रही थी आपको किसमें, इंटर स्टेट सप्लाई में। समझ आया कि इंटर स्टेट सप्लाई में क्यों आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा था, और जिसके कारण आपका जो वैल्यू एडिशन है सिर्फ उसमें टैक्स लगना चाहिए, वो भी सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। समझ आया बात? तो ये वाली प्रॉब्लम थी आपकी इंटर स्टेट लेवल पर। एंड नाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय GST. So all problem solved by the introduction of GST. ठीक है, यहां तक आपको आई क्या बात समझ में? मतलब आप अगर देखोगे ना तो सेल्स टैक्स जब था तो आपको डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम थी, करेक्ट है? करेक्ट है मैम। फिर आपको टैक्स ऑन टैक्स की प्रॉब्लम्स थी, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स थी। फिर आया क्या, वैट। वैट आया तो आपकी इंट्रा स्टेट लेवल की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, बट इंटर स्टेट लेवल पर अभी भी प्रॉब्लम था, ये सॉल्व नहीं हुआ था। फिर क्या आया सर, फिर आया GST। एंड ये जो GST है इसने सारी प्रॉब्लम्स क्या कर दी, सॉल्व कर दी। ऑल प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड। क्या यहां तक आपको भेजे में घुसा कि क्यों GST आया था? समझ आया? कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। सो यहां तक हमने पूरा पढ़ा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, GST क्यों आया, ये सारी चीजें। अब GST आ गया तो देखो कितना इजी हो गया। जैसे मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर, ये चार अपने सप्लाई चेन में पर्सन्स है, ठीक है। अब देखो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट पड़ रहा है 1 लाख, GST उसमें 18% चार्ज किया गया है। क्या मैन्युफैक्चरर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि सप्लाई चेन में जो फर्स्ट इंसान होता है, फर्स्ट पर्सन होता है ना, उसने, वो फर्स्ट पर्सन है, उसने किसी से कुछ परचेस नहीं किया है, वो डायरेक्टली सेल कर रहा है बना के, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है, तो उसके पास कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता, वो निल होता है, ठीक है। ठीक है मैम। उसके बाद कितना गवर्नमेंट को पे किया गया है? 18,000, ठीक। अब आते हैं सर डिस्ट्रीब्यूटर में। कॉस्ट 1 लाख, जिसने प्रॉफिट ऐड किया 11,200 का, तो सेल प्राइस कितनी हो गई इसके लिए? 1,11,200, जिसमें GST आया 20,016। अब मैन्युफैक्चरर ने जब डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ सेल किया है तो कितने में सेल किया होगा? 1,18,000 में। क्यों? क्योंकि 18,000 फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने टैक्स पे किया होगा मैन्युफैक्चरर को, एंड देन मैन्युफैक्चरर आगे गवर्नमेंट को पे किया होगा 18,000, ठीक है। इसीलिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदते समय इनपुट में टैक्स पे किया था, तो उसको उस इनपुट टैक्स का क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ ₹18,000 इज। एंड ये जो उसका आउटपुट टैक्स है 20,016 का, उसमें से वो 18,000 जो है उसको वापस मिल जाएगा, एंड नेट गवर्नमेंट को कितना पे किया जाएगा? 2,016 रुपीज। क्या बेस बनते जा रहा है? पक्का? ठीक है। अब आ जाओ रिटेलर में। फिर आया रिटेलर, कॉस्ट 1,200, फिर प्रॉफिट जोड़ा 24,640, सेल प्राइस कितनी हो रही? 1,35,840, फिर इसमें GST लग रहा है 24,441.20, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रिटेलर ने पे किया होगा डिस्ट्रीब्यूटर को, इनपुट टैक्स कहाँ गया? ये रहा 2,0,016, क्योंकि ये ही तो इसके लिए इसने आउटपुट किसको बेचा होगा? इसको बेचा होगा, तो ये टैक्स रिटेलर से कलेक्ट किया होगा। कौन सा टैक्स? 20,016 का टैक्स, ठीक है। एंड गवर्नमेंट को नेट कितना पे हुआ सर? आउटपुट टैक्स कितना है? आउटपुट टैक्स है आपका 24,441, एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 20,016, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट में कंज्यूमर।
अब कंज्यूमर ही बेचारा है जिसके ऊपर सारा टैक्स का बर्डन आ जाने वाला है। सारा टैक्स का बर्डन मतलब होता है आपका 18,000 प्लस 2016 प्लस 4435.20। सो टोटल टैक्स अमाउंट ऑफ 24,441 जो यहाँ पर आ रहा था, ये पूरा टैक्स जो है वो कंज्यूमर बॉर्न करने वाला है। आई होप यू गॉट दिस एंड ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। कंज्यूमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, वो आगे अपन अब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कब कैसे क्या मिलता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि कंज्यूमर को आईटीसी नहीं मिलता है, निल होता है। ठीक है सर, क्या यहां तक आपको बात समझ आती है? यस मैम, हमको बात समझ आती है। ठीक है, तो अब मैं आपको अगर दिखाना चाहूं कि जीएसटी लॉन्च कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। कब लॉन्च हुआ? 1 जुलाई 2017। लेकिन ये बात प्लानिंग मीटिंग्स कब से चल रही थी जीएसटी लाने की? ईयर 2000 से अराउंड, मतलब जब मैं भी पैदा नहीं हुई थी। ये अच्छा तरीका है अपने आप को यंग बताने का, ऑब्वियसली। सो ईयर 2000 से डिस्कशंस चल रहे थे, काउंसिल मीटिंग बैठ रही थी, काफी सारे डिस्कशंस हो रहे थे ईयर 2000 से। देन एट लास्ट 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ। अब वो जेनेसिस में एक बार आपको बताती हूँ, ठीक है? देखो, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा, देखो जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो यहां पर अगर अपन देखते हैं तो इन द ईयर 2000 जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड एक कमिटी सेटअप की थी टू डिजाइन अ जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री, ईयर 2000 में। फिर ईयर 2006 में जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उन्होंने 2006-07 के बजट में ये अनाउंस कर दिया कि जीएसटी जो है वो 1 अप्रैल से इंट्रोड्यूस होगा। बताओ, 2006 में इन्होंने अनाउंस किया था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि 1 अप्रैल से जीएसटी इंट्रोड्यूस होगा। फिर हुआ क्या? नहीं हुआ। 2014, 8 साल बाद 2014 में ना कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, है ना। एंड फिर सितंबर 2016 में एक अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट किया गया। एक अमेंडमेंट एक्ट क्या किया गया? इनेक्ट किया गया। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों 101st अमेंडमेंट किया गया था, अभी इसी चैप्टर में बताने वाली हूं, ठीक है। फिर सितंबर 2016 को पहली जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो है वो हुई एंड मार्च 2017 में बिल जो है वो रिकमेंड किया गया, किसके द्वारा? जीएसटी काउंसिल के द्वारा। अब मैं ये समझती हूं कि आपको ये प्रोसेस तो पता होगा कि बिल से एक्ट कैसे बनता है। पहले दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास होगा, लोकसभा राज्यसभा, फिर उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा, देन ये बिल जाके क्या बनेगा सर? एक्ट बनेगा। ओके मैम। अब अगर आप देखोगे कि मार्च 2017 में बिल रिकमेंड किया गया, अप्रैल 2017 में एक्ट पास भी हो गया। अभी सीजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है, मैं आपको तो इसके बाद एक्सप्लेन करूंगी, बट आपको ये समझना है कि जीएसटी बिल पहले पास हुआ, अब जीएसटी एक्ट जो है वो पास हो चुका है अप्रैल 2017 में। देन मई 2017 में जीएसटी काउंसिल ने सारे रूल्स जो है वो रेकमेंड कर दिए थे। 30 जून आते आते सारे स्टेट्स में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, हर स्टेट ने अपना खुद का जीएसटी एक्ट क्या कर दिया? पास कर दिया। अब एक एसजीएसटी एक्ट होता है, मतलब स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हर स्टेट के पास ये अलग अलग अपना होता है, छत्तीसगढ़ का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, ऐसा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के अलावा सारे स्टेट्स ने एसजीएसटी एक्ट क्या कर दिया था? पास कर दिया था। उसके बाद 1 जुलाई 2017 को फिर फाइनली वाओ जीएसटी लॉन्च। इतने पापड़ बेलने के बाद, इतनी सारी तकलीफों के बाद 1 जुलाई 2017 में क्या हो चुका है? जीएसटी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। वही सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। फिर 8 जुलाई को जो जम्मू कश्मीर का बचा हुआ था ना, वो भी क्या कर दिया गया? स्टेट एसजीएसटी एक्ट पास कर दिया गया एंड द जर्नी कंटिन्यूस, ठीक है। सो ये था सर आपका जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। करेक्ट है। तो हमने जो है वो क्या देख लिया? जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया भी देख लिया।
जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ठीक है, अब इतना डेप्थ में वापस अभी बुक में नहीं जाऊंगी और कुछ चीजें आपको बताती हूं। तो देखो, अब दो मॉडल्स होते हैं, देयर आर टू मॉडल्स अंडर जीएसटी या फिर टू मॉडल्स इन जीएसटी। कौन कौन से मॉडल्स होते हैं जीएसटी में? सो पहला सर यूनियन जीएसटी मॉडल एंड ड्यूअल जीएसटी मॉडल। ठीक है, यूनियन जीएसटी, यूनिफाइड जीएसटी आप अगर बोलोगे तो इसको यूनिफाइड जीएसटी मॉडल सी। अभी बताती हूँ आपको, देखो ड्यूअल जीएसटी, यहां पर कंसेप्ट है सी। सो ये सब ड्यूअल जीएसटी है। ठीक है, अब जो यूनिफाइड जीएसटी मॉडल पता है क्या होता है? पूरे होल कंट्री या फिर होल स्टेट में जो है सेम जीएसटी लगता है। सेम मतलब सिंगल जीएसटी लगता है। ठीक है, वहीं अगर आप डुअल जीएसटी मॉडल देखोगे तो इसमें क्या होता है ना, हम जो टैक्स पे करते हैं उसमें से कुछ पोर्शन जाता है सेंट्रल के पास और कुछ पोर्शन जाता है किसके पास? स्टेट के पास। ठीक है, तो जो पोर्शन कुछ सेंट्रल को जाएगा और जो पोर्शन कुछ स्टेट को जाएगा टैक्स का। अब ये कैसे बाइफरकेट करेंगे? इसलिए आया ड्यूअल जीएसटी मॉडल, जो इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो इंडिया ने भी ये मॉडल ही अडॉप्ट किया है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल। डेवलपिंग कंट्री के साथ साथ इंडिया एक फेडरल नेशन भी है। फेडरल नेशन मतलब जितना पावर सेंट्रल के पास है उतना ही पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। एंड इसीलिए जो है वो ड्यूअल जीएसटी मॉडल इंडिया में फॉलो किया गया। ठीक है, अब ड्यूअल जीएसटी मतलब दो जीएसटी लगते हैं। कौन से दो जीएसटी? सो कौन से दो जीएसटी? एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी और तीसरा होता है एक आईजीएसटी। तो अगर आप यहां पर देखोगे कि जो सीजीएसटी है वो पूरा जाएगा किसके पास? सेंट्रल के पास। फिर बचा हुआ आधा मतलब जो है वो किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब मैं आपको भी आईजीएसटी के बारे में भी बताती हूं, बट उसके पहले एक चीज ध्यान दो कि जब बच्चों इंट्रा स्टेट कोई ट्रांजैक्शन होता है, क्या होता है? इंट्रा स्टेट कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। मतलब आप कभी ऐसे डीमार्ट मॉल ये सब जाओगे ना तो उनका इनवॉइस आएगा। अब जाओगे तो हमेशा चेक करना कि क्या जीएसटी लगा है क्या? ऑब्वियसली लगा होगा। फिर आप देखना उसमें ना ऐसे बाइफरकेशन होगा वो बिल में कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टोटल वैल्यू ऐसा सब होगा। तो आपको पता पड़ेगा कि सीएस किस में लग रहा है, आई किस में लग रहा है, ये सारी चीजें। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब विद इन सेम स्टेट कोई ट्रांजैक्शन हो, मतलब उसको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन अपन बोलते हैं। या तो फिर अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, क्या होता है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन अगर होता है तो उस केस में लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या बोलती पब्लिक? समझ रहा है ना? ओके मैम। तो ये जो आईजीएसटी कब लगता है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तब लगता है। अब आपने तो बोला था कि सेंट्रल भी सेम पावर वाले, स्टेट भी सेम पावर वाले और हमारा फेडरल कंट्री है। यहां पर भी फेडरल कंट्री है, बट बात यह है कि आईजीएसटी जो है वो पहले सेंट्रल खुद कलेक्ट करेगा एंड देन आधा जो परसेंटेज रहेगा इसका स्टेट का पर्टिकुलर, तो फिर उस स्टेट को वो टैक्स का अमाउंट दे देगा। गॉट इट? गॉट इट। तो हमने फिर सीखा दो जीएसटी मॉडल्स, फिर इंट्रा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये समझा। अब जीएसटी में ना कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने इंडिया में जितने भी टोटल स्टेट्स है सबको सेम प्रिविलेज या फिर सेम रूल सबके लिए नहीं है। वैसे पूरे 90% जैसे सेम है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जिनके लिए स्पेशल रूल्स, स्पेशल लिमिट्स बनाई गई है।
तो ये आपको पूरे जीएसटी में ना एकदम ध्यान रखना है कि कौन से है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है NM²T फिर ATMUSP। ये है न्यूमोनिक जिसमें हम पता करेंगे कि N से क्या है सर, नागालैंड, फिर M से क्या है सर, मेघालय, फिर M से क्या है सर, मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम एंड T से त्रिपुरा। ठीक है, फिर A से क्या है सर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, A से क्या है सर, अरुणाचल प्रदेश है। T से तेलंगाना है, तेलंगाना। ठीक है, फिर M से क्या है सर, मेघालय, U से उत्तराखंड, S सिक्किम और P से कितना क्या है सर, पुडुचेरी। ये सारे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ये आपको अभी ध्यान रखना है, फिर आगे मैं इसका रेफरेंस रेलेवेंस सब बताऊंगी। ठीक है, तो ये है कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिसका आपको एकदम ध्यान रखना है, मतलब दिमाग में रखना है। ठीक है, फिर सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स पढ़ने के बाद हम जानते हैं कि कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिसको जीएसटी पर्पस से क्या होता है सर, अब जीएसटी में यूनियन टेरिटरीज कितनी होती है। देखो वैसे तो यूनियन टेरिटरीज कितनी होती है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। सो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर। ओके, लेकिन जीएसटी पर्पस से देखो मैंने आपको क्या बताया था, आईजीएसटी या फिर आपको ये पता है ना इंट्रा स्टेट कब होता है और इंटर स्टेट कब होता है। तो जब इंट्रा स्टेट होता है मतलब विद इन, अब ध्यान रखना, विद इन सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, विद इन सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और इंटर मतलब सर अभी तक मैंने आपको यूनियन टेरिटरी इंक्लूड नहीं किया था ना अपने डेफिनेशन में, तो ये ध्यान रखना, इंट्रा मतलब होता है विद इन सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और यहां पर डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, मतलब मैम अब देखो दो बाइफर्केशन किए गए हैं, पहला विथ लेजिस्लेशन एंड दूसरा विदाउट लेजिस्लेशन। अब आप बोलोगे कि विथ लेजिस्लेशन मतलब क्या, तो 3 ऐसी जो यूनियन टेरिटरीज है जिसका खुद का लेजिस्लेशन है, जिनकी खुद की स्टेट असेंबलीज है, जिनके खुद के इलेक्शंस होते हैं, वो अलग रखे गए, अलग बाइफर्केटेड। एंड दूसरा जिनके खुद का कोई लेजिस्लेशन नहीं है, वैसे 5 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, फिर लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये 5 को हम यूनियन टेरिटरी कंसिडर करते हैं, है भी। बट जीएसटी पर्पस से जो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी है, ये है तो यूनियन टेरिटरी, बट इसको हम एज अ स्टेट ही मानते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, मतलब अगर मैं जम्मू कश्मीर से मैं कोई सामान बेचता हूं फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में, तो ये बताओ आप लोग कि इंटर स्टेट होगा कि इंट्रा स्टेट होगा। सो ये देखो ये भी यूनियन टेरिटरी, लेकिन है तो यूनियन टेरिटरी, बट क्या जम्मू कश्मीर का खुद का लेजिस्लेशन है, क्या दिल्ली का खुद का लेजिस्लेशन है? यस, तो हम इसको इंटर स्टेट सप्लाई ही मानेंगे। क्या मानेंगे हम इसको? इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। एंड इसमें क्या लगेगा सर? आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, ठीक है मैम। अब फॉर एग्जाम्पल अपना जैसे
अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। यहां से कुछ चीज अगर सप्लाई होती है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई में, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इंटर स्टेट। क्यों? क्योंकि एक है यूनियन टेरिटरी, एक है क्या चीज है सर, एक है आपका स्टेट। समझ आती है आपको बात? यस मैम, समझ आती है बिल्कुल बात। मान लो कि जैसे चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, तो ये क्या हो जाएगा सर, इंट्रा, क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट, क्योंकि ये भी यूनियन टेरिटरी है और ये भी यूनियन टेरिटरी है। और यहां पर क्या लगेगा सर, CGST और SGST लगेगा क्या? नहीं, UTGST लगेगा। क्या लगेगा? UTGST। इसलिए मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि यूनियन टेरिटरीज जो है ना, वहां पर आपका SGST नहीं लगता, वहां पर जाएगा UTGST। समझ आई बात? यस मैम, समझ आ गई बात। क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है। अब आते हैं अपन इन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की, देखो यहां तक तो मैंने आपको ये बढ़िया तरीके से सारा बेस क्लियर किया है। अब मुझे आपको एक और चीज एक्सप्लेन करनी है। वो चीज क्या है ना, वो चीज है ओरिजिन बेस्ड टैक्स। क्या है? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, ठीक है। क्या ये दोनों का डिफरेंस आपको पता है? मैं बताती हूँ होता भी क्या है। मैंने आपको बताया था कि GST आने से पहले अलग अलग टैक्स थे, जैसे कि आपका सेल्स टैक्स हो गया, है ना, सेल्स टैक्स, वैट, CST, एक्साइज ड्यूटी, इतने सारे टैक्सेस हुआ करते थे, सर्विस टैक्स, राइट, ये सब। अभी ये जो पुराने टैक्सेस है, ओल्ड टैक्सेस, ये थे आपके ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ओ अच्छा, मतलब तो बताओ। मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है आपका मुंबई का, उसने सेल किया मान लो मिस्टर बी है मान लो गुजरात, ठीक है। अब जो मिस्टर ए है, इसने जो गुड्स है ना वो प्रोड्यूस किधर किए गए हैं? मुंबई में ही प्रोड्यूस किए गए हैं। और गुड्स कंज्यूम किधर किए गए हैं? गुड्स प्रोड्यूस किधर किए गए? मुंबई में। एंड ये जो गुड्स है वो कंज्यूम किधर किए गए हैं? गुजरात में, ठीक है। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन का मतलब होता है गुड्स जिस पर्टिकुलर स्टेट में प्रोड्यूस हुए हैं उस स्टेट में ही GST जाना चाहिए। मतलब अगर A ने B को कुछ गुड्स भेजे हैं, मतलब बेचे, सेल किए हैं, तो जो टैक्स जाएगा वो कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा? मुंबई गवर्नमेंट के पास जाएगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, यस मैम। अब आते हैं अपन एक बार डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में, ठीक है। ये तो सब पुराना जो टैक्स रिजीम था वो आपको ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, लेकिन जो GST है ना सर, ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या है सर? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अच्छा, कुछ तो समझ आ रहा है मैम। शायद वो ओरिजिन मतलब जहां से प्रोड्यूस हुआ है, डेस्टिनेशन मतलब जहां पर कंज्यूम किया गया होगा। बिल्कुल सही, यस। देखो मिस्टर ए ने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो किधर प्रोड्यूस किए हैं? मुंबई में। उसको खरीद कौन रहा है? मिस्टर बी। मिस्टर बी कहाँ का है? गुजरात का है, करेक्ट है।
करेक्ट है मैम। तो मिस्टर बी गुजरात का है, वो गुजरात में कंज्यूम कर रहा है, पैसे कौन दे रहा है? मिस्टर बी ही पैसे दे रहा है, ठीक है, मिस्टर बी ही पैसे दे रहा है। और आप बोलोगे कि टैक्स जाए मुंबई गवर्नमेंट के पास, असं कसं? असं बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो मुंबई गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? गुजरात में टैक्स हाउस है, गुजरात में टैक्स जाएगा, ठीक है। तो जहां पर गुड्स कंज्यूम होता है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब यही होता है कि गुड्स जहां पर कंज्यूम हो रहा है उस स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। मतलब यहां पर जो टैक्स होगा ना, वो कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा? गुजरात गवर्नमेंट के पास। क्योंकि अब देखो ना, मिस्टर बी कहाँ का है? गुजरात का है, वो वहां पर उसने अपना पैसे कमाए, वहां पर वो खर्चा कर रहा है, और टैक्स ले जाए मुंबई गवर्नमेंट वाले, ऐसे कैसे? समझ आ गई बात? एकदम क्लियर है सर। तो क्या आपको ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन का डिफरेंस समझेगा? समझ गए, ठीक है। तो अब अपन और चीजें डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट अब मैं आपको बुक का दर्शन करवाना चाहती हूँ। यहां तक आपको चीजें क्लियर है ना? बेसिक मैंने आपको सारी चीजें बताई है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको बुक का दर्शन करवा देती हूँ। चलो थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लेते हैं, ताकि आपको बढ़िया से और कॉन्फिडेंस आ जाए और ये अश्योरेंस मिल जाए कि हाँ, जो मैडम पढ़ा रही है वो ठीक पढ़ा रही है, बुक से ही पढ़ा रही है, ठीक है। तो चलो, ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। तो किसी भी वेलफेयर स्टेट में प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की कि वो क्या फुलफिल करे? इंक्रीजिंग डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल बाय वे ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। उनको खर्चे तो करने ही पड़ेंगे ताकि वो कंट्री की नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है। इंडिया क्योंकि अपनी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, has been striving to fulfill its obligations of a welfare state with limited resources. उनके पास ऐसा कोई खदान नहीं है रिसोर्सेस का, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। और जो प्राइम रेवेन्यू है वो किससे आता है सर? लेवी ऑफ टैक्सेस से। वो टैक्स लेवी करती है हमारे ऊपर, राइट, ठीक है। सो टैक्सेस आर कलेक्टेड टू फुलफिल द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब टैक्स क्या होता है सर? ये मैंने आपको बताया हुआ है कि पेक्यूनरी मतलब आप लिख सकते हो मॉनिटरी, ठीक है। मॉनिटरी बर्डन विच इज लेड अपॉन इंडिविजुअल्स और प्रॉपर्टी ओनर्स, ताकि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके ऑन पेमेंट एग्जैक्टेड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। देखो, अगर आपके पास अथॉरिटी है ना, सामने वाला अगर जो गवर्नमेंट है, जो टैक्स लेवी कर रहे हैं, उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए कि वो आपके ऊपर टैक्स लेवी कर सके। ऐसा नहीं कि कोई भी आपसे कुछ भी टैक्स ले सकता है, अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो भी नहीं। इफ दे हैव दिस अथॉरिटी ओनली देन दे कैन लेवी टैक्स अपॉन द इंडिविजुअल्स, ठीक है, ठीक है मैम, ओके। फिर आता है टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द पब्लिक सर्विस। क्लियर, क्लियर। फिर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। डायरेक्टली बेयर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जो पर्सन टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, वो डायरेक्टली इंसिडेंस ऑफ टैक्स बेयर करता है। बट यहाँ पर जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है ना, वो सबसे पहले अल्टीमेट कंज्यूमर से कलेक्ट करता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो शिफ्ट होता है अदर पर्सन के ऊपर, ठीक है, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ठीक है मैम। अब इंटरमीडिएट लेवल पर ना हम ऐसा नहीं कि पूरा जीएसटी पढ़ लेंगे, नहीं, कुछ ही कंसेप्ट्स पढ़ेंगे एंड जो बाकी के रिमेनिंग कंसेप्ट्स, अभी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगी तो वैसे भी आपको नहीं समझेगा, सो लेट इट बी। और रिमेनिंग प्रोविजंस जीएसटी लॉ के, कस्टम्स लॉ के, वो हम फाइनल लेवल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमसे 15 चैप्टर्स पढ़ने वाले इंटर लेवल पे, ठीक है। अब जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया में फ्रांस जो है ना, वो फर्स्ट कंट्री थी, ध्यान रख सकते हो। मे भी एक नंबर, जो 2 नंबर का आपका एमसीक्यू आता है वहां पर वो पूछ सके, बट इतना इजी तो नहीं पूछेगा। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट वैट और जीएसटी इन 1954। फ्रांस पहली कंट्री थी। फिर जीएसटी इज अ पाथ ब्रेकिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म विच अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट। क्योंकि मैंने बताया था इतने सारे टैक्सेस है, जीएसटी आने के बाद एक वन नेशन वन टैक्स हो गया। सारे टैक्सेस किस में सबस्यूम्ड हो गए? जीएसटी में सबस्यूम्ड हो गए। अलग अलग टैक्स पे करने की नीड नहीं है, जो प्रॉब्लम जेठालाल को आ रही थी, इतने सारे टैक्सेस,
जीएसटी आने के बाद सब एक ही टैक्स, मतलब सारे टैक्सेस एक में मर्ज हो गए, सब्स्यूम्ड हो गए एंड जीएसटी पे करना है। ठीक है, ठीक है। सो जीएसटी है सब्स्यूम्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि आपका एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एक्सेट्रा। अब अगर मैंने आपको ये सब वर्ड्स, ये सब टर्म्स नहीं बताए होते तो क्या मैं डायरेक्टली पढ़ती तो आपको समझता क्या? नहीं। अब आपको एकदम स्मूथली मक्खन की तरह दिमाग में जाएगा। ठीक है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो यूनिफाइड, देखो मैंने बताया था एक यूनिफाइड होता है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल होता है, तो काफी सारी कंट्रीज यूनिफाइड जीएसटी मॉडल फॉलो करती है जिसमें सिंगल टैक्स एप्लीकेबल होता है थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन जो फेडरल पॉलिटिक्स होती है, मतलब सेंट्रल को भी सेम पावर है और स्टेट को भी सेम पावर है, वो लोग क्या फॉलो करती है सर? ड्यूअल जीएसटी सिस्टम फॉलो करती है। ठीक है, ठीक है मैम। तो ड्यूअल जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी दोनों लेवी करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड इंडिया जो है इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है? ड्यूअल जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फेडरल नेचर। आई होप इट इज क्लियर। ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया है। ठीक है, फिर कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, अब देखना कितना बढ़िया समझ आएगा। कंसेप्ट देखो क्या है। सबसे पहले क्या जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है क्या? हाँ मैम, मतलब सिर्फ वैल्यू जो एडिशन होता है, क्या सिर्फ उस पे ही जीएसटी लगता है? यस, क्योंकि बाकी तो अपने को क्या मिल जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे अपन ने देखा था उसमें कि 20 - 15 सिर्फ नेट 5 रुपीज का ही जीएसटी पे हुआ है गवर्नमेंट को। समझ आई बात? तो सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स पे होता है। अब जैसे अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँ तो यहाँ पर देखो, कैलकुलेटर निकालो। 11,200 का 18%। वैल्यू एडिशन कितना है सर? प्रॉफिट कितना ऐड किया है इसमें? 11,200। ठीक है, 11,200, इसका आप लोग 18% निकालोगे तो कितना आ रहा है? 2016। तो देखो नेट गवर्नमेंट को कितना पे हुआ है? 2016। अगर आप यहां पर भी निकाल के देखोगे प्रॉफिट कितना है सर? 24,640 इंटू 18%, तो कितना आ रहा है? 4435.2। देखो 4435.2। सो सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही क्या लगता है? जीएसटी लगता है। इसलिए कंसेप्ट ऑफ जीएसटी में पहला जो पॉइंट है वो क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। समझा? ओके, सो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई दैट इज मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ठीक है मैम। उसके बाद कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, मतलब हर लेवल पर आपको क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। बट आईटीसी कब नहीं मिलेगा? इनिशियल जो स्टार्ट होगा सप्लाई चेन उस पर्सन को नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको आईटीसी मिलेगा। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स पॉइंट और सर्विस प्रोवाइडर्स पॉइंट अप टू द रिटेलर्स लेवल और कंज्यूमर्स लेवल आपको क्या मिलते जाएगा? आईटीसी मिलते जाएगा। एंड आपको ये भी पता है कि फाइनली जो बर्डन है वो किसके ऊपर आएगा? कंज्यूमर के ऊपर आएगा। ठीक है, कस्टमर बेचारा कष्ट से मरता ही जाएगा। ठीक है, सो बर्डन borne by final consumer. Supplier at each stage is permitted to avail credit of GST paid on purchase of goods or services. अब देखो आपको कितने अच्छे से समझ आया होगा कि हर स्टेज में सप्लायर को परमिशन है, सप्लायर आर अलाउड कि वो क्या अवेल कर सकते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं जो उन्होंने परचेस में, इनपुट मतलब परचेस किया होगा, इनपुट टैक्स पे किया होगा, है ना, तो उस पे वो क्या कर सकते हैं? आईटीसी क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओनली द फाइनल कंज्यूमर बेयर्स द जीएसटी चार्ज बाय द लास्ट सप्लायर। लास्ट सप्लायर यहां पर है, तो ये जो लास्ट सप्लायर जीएसटी लेवी करता है वो पूरा कौन बॉर्न करता है? कंज्यूमर बॉर्न करता है। देखो, ठीक है, ठीक है मैम। उसके बाद विद सेट ऑफ बेनिफिट्स एट ऑल द प्रीवियस स्टेजेस। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई भी कैस्केडिंग इफेक्ट दिख रहा है क्या आपको? मैंने आपको बताया था ना, टैक्स ऑन टैक्स, डबल टैक्सेशन, ये सब लगता है, तो ये दिख रहा है क्या आपको? नहीं मैम, ये तो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज टैक्स्ड अंडर जीएसटी। देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स और कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। कोई भी टैक्स ऑन टैक्स नहीं लग रहा है, कुछ कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स ध्यान रहेंगे आपको कंसेप्ट ऑफ जीएसटी के। वैल्यू एडेड टैक्स, कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट, बर्डन borne by फाइनल कंज्यूमर एंड नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। ठीक है, ठीक है मैम, समझ गए। चलो अब आते हैं अपन आगे
क्या जरूरत थी जीएसटी की इंडिया में? अपन को सब पता है, अब अपने को इंग्लिश में पढ़ना है, प्रोविजन लीगल लैंग्वेज पढ़नी है, ठीक है ठीक है। कुछ तो डेफिशिएंसीज थी जो पहले के टैक्सेशन सिस्टम होते थे, इसलिए अपने को क्या लाना पड़ा, जीएसटी लाना पड़ा, विच इज अ क्योर फॉर इल्स ऑफ अर्स्टवाइल इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम, ठीक है। तो अब हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि व्हाट आर द डेफिशिएंसीज इन द वैल्यू एडेड इन टैक्सेशन सिस्टम, पिछले जो टैक्सेशन सिस्टम था उसमें क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, तो सारी दिक्कत परेशानी आपको पता है। पहला दिक्कत था डबल टैक्सेशन का, है ना, डबल टैक्सेशन ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर अर्लियर रिजीम। पहले एग्जांपल से बताती हूँ, देखो अंडर अर्लियर टैक्स रिजीम जो सॉफ्टवेयर था इसको हम बोथ, इसमें बोथ क्या लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था और वैल्यू एडेड टैक्स भी लगता था। क्यों दोनों लगता था सॉफ्टवेयर पे? बिकॉज this was so because both sale of goods and provision of service were involved and therefore the taxable event under both the statute, that is respective VAT law and service tax law. Service tax law में जो सर्विस की डेफिनेशन होगी और VAT law में जो गुड्स की डेफिनेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर था वो दोनों में ही फॉल कर रहा था, एंड इसीलिए दो उसमें क्या लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था और वैल्यू एडेड टैक्स भी लगता था। अब सोचो, ये भी एक तरीके का क्या है, डबल टैक्सेशन है, राइट। लेकिन सर जीएसटी में ना ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कि गुड्स भी मान रहे सर्विस भी साथ में मान रहे और उसमें अलग अलग टैक्सेशन लगा रहे हैं, नहीं, सिर्फ एक टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी, ठीक है ठीक है। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई डबल टैक्सेशन की। फिर आता है सर सेनवेट did not include chain of value addition in the distributive trade after this stage। रुको, पहले एग्जाम्पल फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो देखो अंडर द अर्लियर टैक्स रिजीम अगर आपके गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चर में क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, राइट। सो मैन्युफैक्चर हो रहा है मान लो ₹1000 में, तो एक्साइज ड्यूटी इसमें पेबल है एट द रेट ऑफ 12.5%, ठीक है, एंड उसमें वैट भी पेबल है एट द रेट ऑफ 14.30%। तो बिलिंग वाज बीइंग डन एज अंडर असेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स अंडर एक्साइज लॉ। कितनी दी हुई है असेसेबल वैल्यू, 1000 की, ये रही, ठीक है। इस पे मैन्युफैक्चर किया है ना, एक्साइज ड्यूटी लगा दो 12.5% के हिसाब से 125। अब टोटल 1125, इस 1125 पे वापस से क्या लग रहा है सर, वैट लग रहा है। वैट तो नहीं, वाट लग रही है, सामने वाले की लग रही है ना, मतलब एक बार एक एक्साइज ड्यूटी लगा दिया, उसको वैल्यू पे इंक्लूड किया, फिर उस वैल्यू पे दोबारा से वैट लगा रहे हो, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता था सर, देखो सेनवेट डिड नॉट इंक्लूड चेन ऑफ वैल्यू एडिशन इन द डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड आफ्टर द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही तो टैक्स लगाना चाहिए ना, बट आप क्या कर रहे हो, वैल्यू एडिशन में टोटल में टैक्स लगा रहे हो। जी अब बात, ये क्या बात हुई, तो देखो सो सिमिलरली इन द स्टेट लेवल वैट सेनवेट लोड ऑन द गुड्स वाज नॉट रिमूव, ये रिमूव ही नहीं हुआ ना, टैक्स में टैक्स लगते जा रहा है, एंड इसीलिए इससे क्या हो रहा है सर, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस हो रहा था, समझा, ये भी दिक्कत थी। तो यहां पे हम पता है क्या पढ़ रहे हैं, डेफिशिएंसीज पढ़ रहे हैं इन द वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम। पहली डेफिशिएंसी पढ़ी हमने डबल टैक्सेशन की, दूसरी डेफिशिएंसी पढ़ी हमने कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस की, ठीक है। फिर आते अपन सेट ऑफ। अब देखो सेट ऑफ वन अगेंस्ट द क्रेडिट ऑफ अनदर वाज नॉट पॉसिबल एज सेनवेट वाज अ सेंट्रल लेवी, स्टेट लेवल वेट वाज अ स्टेट लेवी। मतलब जो सेनवेट था वो आपका सेंट्रल का टैक्स था और जो वेट था ना वो आपका स्टेट का टैक्स था, वो आपका स्टेट का टैक्स था। तो आप सेंट्रल का टैक्स अगर पे करते हो, ठीक है, और बाद में आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, जिससे आप आगे वेट का कुछ पे करोगे तो उससे सेट ऑफ कर दो। जो हमने पढ़ा कि आप अगर कुछ इनपुट टैक्स पे करते हो तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है, बट यहां पर जब अलग अलग बात होती है कि सेंट्रल टैक्स अलग, स्टेट टैक्स अलग, दोनों को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो अगेंस्ट द अदर, ठीक है। ये भी दिक्कत थी पिछले टैक्स रिजीम में। फिर देयर वर सेवरल टैक्सेस इन द स्टेट्स, जैसे कि आपका लग्जरी टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, विच वर नॉट सबस्यूम्ड इन द वैट, वैल्यू एडेड टैक्स में सबस्यूम्ड हुए ही नहीं थे,
वो लगे जा रहे हैं अलग से, वैट अलग से लगे जा रहा है। सो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए स्टूडेंट्स मल्टीपल टैक्सेस लगे जाते थे इन मल्टीपल फॉर्म्स, वो पे करना पड़ता था। समझ आया? देखो मैं आपको बताती हूँ, पहले ये दोनों बताती हूँ फिर ये एग्जाम्पल बताती हूँ। सो वैट ऑन गुड्स वॉज नॉट इंटीग्रेटेड विथ टैक्स ऑन सर्विसेज एट द स्टेट लेवल टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ सर्विस टैक्स। मतलब वैट भी लग रहा है, सर्विस टैक्स भी लग रहा है, करेक्ट है? यस। एंड CST was another source of distortion in terms of cascading nature since it was non-वेटेबल। यही सारी दिक्कत होती है कि CST को आप जो है वो सेट ऑफ नहीं कर सकते वैट के अगेंस्ट, करेक्ट है? ये सारी दिक्कतें किसमें थी? पिछले टैक्स रिजीम में, अर्लियर टैक्स रिजीम में, वैट में, जो किसने क्योर की? हमारे GST ने क्योर की। देखो क्या था यहाँ पर, मैं आपको ये बताती हूँ। अंडर दी अर्लियर टैक्स रिजीम, अगर एक डीलर मान लो दिल्ली का है, उसने परचेस किए गुड्स कोई मैन्युफैक्चरर से जो पंजाब का है, सो जो डीलर दिल्ली का था उसने परचेस किए गुड्स कितने के सर? 1000 के, एंड उसमें CST लगा 2%, 20, ठीक है? कितना हो गया? 1020। एंड सेल सच गुड्स विद इन दिल्ली, दिल्ली में उसने बेचा, डीलर दिल्ली का था, पंजाब से खरीदा, दिल्ली में बेच दिया, ठीक है? कितने में बेचा? 1200 में, 1200 में बेचा, ठीक है? एंड द टैक्स रेट ऑन सेल्स इज 12.5%, वो था टैक्स रेट ऑन सेल्स, एंड हेंस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इज 150। मतलब अगर आप 1200 का 12.5% निकालते हो तो दैट विल कम टू 150 रुपीज, ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रहेगी, ठीक है? अब देखो आउटपुट टैक्स आपका कितना है? 150 का। आपने इनपुट टैक्स जब आपने परचेस किया था तो कितना पे किया था? 20। अब क्या आपको ये इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा क्या? क्या नेट आप सिर्फ 130 पे कर पाओगे क्या? नहीं, GST में होता है, उस पे पिछले टैक्स रिजीम्स में नहीं होता था। क्यों? क्योंकि आप CST का जो CST क्या ना और वैट का सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है? देखो क्या लिखा है, क्रेडिट ऑफ 20 इज नॉट अलाउड व्हाइल मेकिंग द पेमेंट ऑफ 150, एंड इसलिए डीलर को एज अ वैट 150 पे करना ही पड़ेगा। समझे? आपको दिक्कतें समझ आ रही है ना? ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती थी। सो अब आपको ये भी पता लग चुका है कि डेफिशिएंसीज क्या क्या है। क्या क्या डेफिशिएंसीज है सर? डबल टैक्सेशन की डेफिशिएंसीज थी, मतलब ये तकलीफ थी, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होता था, फिर मल्टीपल टैक्सेस लगे जाते थे, नो सेट ऑफ वाज अलाउड, CST को वैट से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, ऐसे काफी सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है? जो किसने सॉल्व की? GST ने सॉल्व कर दी, ठीक है? ओके, अब आते हैं हम फ्रेमवर्क ऑफ GST एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हमने पढ़ा ना ड्यूअल GST, इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? ड्यूअल GST मॉडल अडॉप्ट किया है, जिसमें सेंटर और स्टेट साइमल्टेनियसली क्या लगाएंगे? टैक्स जो है वो गुड्स और सर्विस पर लगाएंगे, ठीक है? फिर हमने पढ़ा था सर कि GST जो है ना वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये पढ़ा था, ठीक है? GST इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ CGST, ओके, लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो CGST है, सेंट्रल GST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो कौन कलेक्ट करता है और लेवी कौन करता है, कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जो SGST है वो कौन लेवी और कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट, जिनका खुद का लेजिस्लेचर है। तो जिनका खुद का लेजिस्लेचर है यहां पर भी SGST ही लगता है, ठीक है? ठीक है। फिर अपना ये UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कौन लेवी करता है? जिनका खुद का लेजिस्लेशन नहीं है, विदाउट लेजिस्लेचर्स वाले, ओके, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। इंट्रा स्टेट, अब देखो मैं आपको हर एक वर्ड का मतलब पता है, एवरीथिंग यू नो, ठीक है? इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, है ना, तो यहां पर क्या कलेक्ट होगा? CGST और UTGST, ठीक है? इंटर होगा तो IGST होता है, ठीक है? ठीक है मैम, ये भी समझ गए। तो देखो क्या लिखा है, GST में इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा ना, तो CGST और HGST और UTGST। UTGST किसके लिए? जहां पर अगर यूनियन टेरिटरीज है विदाउट लेजिस्लेचर, उनके बीच कुछ सप्लाई हो रहा है, उस केस में UTGST एक्ट लगेगा और UTGST कलेक्ट करना है, ठीक है? SGST स्टेट गवर्नमेंट लेवी और कलेक्ट करेगी, और साथ में
यूनियन टेरिटरीज जिनका खुद का लेजिस्लेचर है, ठीक है, ओके, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तो है वो सीजीएसटी कलेक्ट करती है, ठीक है, ठीक है। इंटर स्टेट में आईजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी एक्ट। अब देखो ये भी मैंने आपको शायद बता ही दिया था, जो आईजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है एंड बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है हाफ पोर्शन स्टेट को या फिर यूनियन टेरिटरी को, एज द केस में भी। समझ आया? ठीक है मैम, वाओ। तो आपको मैंने बेसिक्स पूरा बता दिया है, बेसिक्स पूरा बता दिया है, मतलब क्यों जीएसटी आया, नीड क्या थी, डेफिशिएंसीज पिछले टैक्स रिजीम में क्या थी, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है, मॉडल्स कितने हैं जीएसटी में, करेक्ट है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी और ये जो है ना बोर्ड नोट्स, ये आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका हेल्प लेकर भी रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज इसमें मैंने एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपको 30 मिनट्स का 40 मिनट्स का जो रिवाइज करना है, आप इसमें से देखकर खुद अपने रिविजन नोट्स भी प्रॉपरली बना भी सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया और इतना ही मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताना चाहती हूँ। एंड इस बैच में जो हम सेकेंड क्लास कल करेंगे या फिर इसका जो सेकेंड पार्ट होगा फर्स्ट चैप्टर का, उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर को फिनिश करते एंड बाकी की जितनी चीजें हैं वो अपन खत्म करें। समझ आया? ठीक है मैम। तो आई होप कि आपको फर्स्ट क्लास में बहुत मजा आया होगा जीएसटी में एंड आपको चीजें जानने मिली होगी। अब आप जब भी कुछ परचेस करते हो शॉप में जाकर तो आपको पता लगेगा, आप अवेयर रहोगे कि कितना टैक्स आपसे चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बिकॉज यू आर अ बडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, सो यस, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। सो प्लीज क्या करना है, होमवर्क में सिर्फ रिवाइज करके आना है और आज तो ज्यादा अपन ने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, तो उतना ही बस रिवाइज करके आना जितना मैंने जो भी पढ़ाया है एंड कल अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके मैम, समझ गए। तो बहुत मजा आने वाला है पूरे जीएसटी बैच में, आपको टिप्स में होने वाला है पूरे प्रोविजंस, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।